रीबर्थ ऑफ मिस मास्टरमाइंड एपिसोड 3। अब तक इस समय दादाजी को गुच्छा दिलाने वाला और कोई नहीं उनके छोटे पोते और रुद्राक्षी के छोटे बड़े भाई आकाश आहूजा है। वह इस वर्ष सिर्फ 24 साल के होते हुए भी एशिया के सेकंड नंबर पर न्यूरोलॉजिकल सर्जरी में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। लेकिन उनके बारे में सबसे मजेदार बात यह है कि वह वास्तव में लोगों को बहुत जल्दी ही अपने शब्दों से गुस्सा दिला सकते हैं, बिल्कुल थोड़ी देर पहले की ही तरह। आकाश, चलो तुम्हारे केबिन में चलते हैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दादाजी ने उसे जाने से रोकने के लिए बहाना बनाते हुए कहा। तभी आकाश ने भी अपने दादाजी के बात सुनकर अपने पीछे मुड़कर वहां खड़े बाकी तीनों लोगों को देखते हुए अपनी प्यारी बहन के हाथ पकड़कर कहा, ठीक है, तो जल्दी चलो। वैसे भी मैं आज बिल्कुल आजाद हूँ, जिससे मुझे बहुत ही ऊब महसूस हो रहा है। उसे देखकर इस समय ऐसा लग रहा था मानो अपनी बहन से बात करते समय वह बाकी सबको भूल ही गया था। अब आगे वे सभी आकाश के पीछे पीछे उसके केबिन में आ गए। उसके केबिन अप्रत्याशित रूप से बड़ा था। यहाँ पर एक बेडरूम, टॉयलेट और मीटिंग टेबल भी थी। वह मूल रूप से ज्यादातर यही रहते हैं। आकाश, तुम घर पर वापस क्यों नहीं जा रहे हो? दादाजी ने आकाश केबिन में पहुंचने के बाद उससे पूछा, जो अभी भी अपने बहन से बातें करने में व्यस्त थे, जिसे देखकर दादाजी को फिर से जलन होने लग गई थी। आप भी तो अपने घर नहीं जाते हैं? उसने लापरवाही से अपने दादा को जवाब देते हुए फिर अपने मन में कहने लगा, यहाँ रहना तो वहां रहने से ज्यादा आसान है। कोई भी मुझे कभी भी परेशान नहीं कर सकता है। दादाजी ने उसके बातें सुनकर इस विषय को रोकने के लिए जल्दी से कहा, हम ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वह भी उसके बातों पर ज्यादा टिप्पणियां नहीं कर सकते क्योंकि वह भी तो हमेशा अपने घर नहीं जाना चाहता था। फिर सभी लोगों के सोफे पर बैठ जाने के बाद रुद्राक्षी ने पूछा, आकाश भाई, आयुष भाई के बारे में क्या क्या आप जानते हैं कि वह अभी कहाँ पर है? रुद्राक्षी ने अपने दूसरे भाई के बारे में पूछताछ करते हुए कहा। मुझे उसके बारे में कोई खबर नहीं है, लेकिन मैं आप दोनों को बड़े भाई रोहन के बारे में पता करके बता सकता हूँ। तभी रुद्राक्षी के बोलने से पहले ही दादाजी ने तुरंत आकाश को जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी उसे खोजने की या फिर फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आकाश ने उनके सामने वह नाम बोला तो दादाजी सच में बहुत डर गए थे। अपने दादाजी के इस हरकत से रुद्राक्षी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने बस अपने दादा और तीसरे भाई को देखते हुए बस ना में अपना सर हिलाने लगी। है फ्रेंड, मैं अब आप सबको रुद्राक्षी के भाई और दादाजी के तीनों पोते के बारे में बता देती हूँ। दादाजी टाइम के 3 पोते, सबसे बड़े का नाम रोहन आहूजा, दूसरे का नाम आयुष आहूजा और सबसे छोटे मतलब के तीसरे पोते का नाम आकाश आहूजा है। दादाजी के इन पोतों में से दूसरे वाला आयुष बहुत ही चंचल व्यक्ति है। उन्हें वास्तव में हमेशा सबके साथ मजाक करते रहना पसंद है। यहाँ के सभी नर्सें वास्तव में आयुष को ही सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। जबकि सबसे बड़े पोते रोहन अपने छोटे भाई आयुष के विपरीत बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं। यहाँ तक कि उनके दादाजी रणबीर सिंह आहूजा, जिनसे सभी लोग डरते हैं, वह भी उससे बहुत डरते हैं। क्योंकि जब उसने दूसरों को उनकी गलती के बारे में समझाना शुरू किया तो उसका वह व्याख्यान बहुत ही लंबा होता है। कोष्टक, मैं उस लड़के रोहन को अभी देखना नहीं चाहता, तुम उसे यहाँ आने के लिए मत कहो। दादाजी ने आकाश को अपनी जूठा गुच्छा दिखाते हुए फिर से कहा। ठीक है, मैं भी उससे अभी मिलना नहीं चाहता हूँ। आकाश भी इस समय अपने बड़े भाई रोहन को देखना नहीं चाहता था क्योंकि रोहन उसकी जीवन शैली के वजह से उससे बहुत चिढ़ता था। ऐसे ही कुछ देर अपने पोते के साथ बात करने के बाद दादाजी सोफे से उठते हुए रुद्राक्षी से कहने लगे, ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। तुम इतनी दूर से कार में ट्रेवल करते हुए बहुत थक गई होगी ना, तो चलो अब यहाँ से घर चलकर आराम करते हैं। घर? हाँ, हमारा घर यहाँ है। तुम्हें उस दिन अस्पताल में बोला था ना। अपनी पोती के ये कहते हुए दादाजी अच्छे मूड में आ गई। इस समय जब दादाजी ने रुद्राक्षी के हमारा परिवार कहा तो वह भी बहुत खुश हो गई थी। इसने उसे अपनेपन का एहसास महसूस कराया। जब दादा पोती दोनों खुश हो रही थी कि इस समय आकाश ने उनके खुशियों को ग्रहण लगाने के लिए कहा, हम तीनों भाइयों के सिवा इस शहर में अभी कोई नहीं है। तभी दादाजी को भी याद आया उनके दोनों बेटे और बहू घूमने बाहर गए थे। उन लोगों के आने में अभी भी 20 दिन बाकी है। लेकिन फिर भी दादाजी तो बहुत खुश थे। उसने इस समय रुद्राक्षी के हाथ पकड़ते हुए कहा, तो क्या मेरी पोती तो है ना मेरे साथ, और ऐसे भी हम कल यहाँ से वापस जा ही रहे हैं। तब नियति ने भी दादाजी के साथ देते हुए कहा, मैं भी तो रुद्राक्षी के साथ ही रहूंगी। नियति जब से रुद्राक्षी के दोस्त बनी है तब से ही वो हमेशा रुद्राक्षी के साथ एक ही कमरे में रहना चाहती है, और ऐसे भी वह अपने घर नहीं जाना चाहती थी। उसकी ये बातें सुनकर बूढ़े प्रताप ने बस उदास होकर मुस्कुरा दिया।
वो जानता था कि नियति अपने घर क्यों नहीं जाना चाहती थी। फिर नियति को कुछ सलाह देने के बाद बूढ़े प्रताप वह से चले गए। इधर दादाजी, रुद्राक्षी और नियति जब आहूजा हाउस पहुंचे तो, मास्टर आहूजा, घर में आपका स्वागत है। हेड स्टीवर्ड राम ने दादाजी का अभिवादन करते हुए उन्हें प्रणाम किया और फिर वह खड़े होकर रुद्राक्षी और नियति के तरफ मुड़ते हुए उनका भी अभिवादन किया। आपका आपके घर पर स्वागत है मिस रुद्राक्षी, और साथ ही आपका भी स्वागत है मिस नियति। फिर रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए कहा, मैं इस आहूजा हाउस का हेड स्टीवर्ड राम हूँ। मैंने अपनी पोती राधा से आपके बारे में सब कुछ सुना है। स्टीवर्ड राम ने रुद्राक्षी को अपना परिचय देते हुए कहा। हो, आपकी पोती? आपकी पोती कौन है? इस टाइम स्टीवर्ड राम के बातों से रुद्राक्षी उलझन में लग रही थी। उसे तो उनकी पोती से मिलना कभी याद ही नहीं है। अरे, राजस्थान में अभी जो नौकरानी मास्टर आहूजा की देखभाल करती है। रुद्राक्षी के उलझन भरे प्यारे से चेहरे को देखकर स्टीवर्ड राम ने उसे एक संकेत दिया कि उसकी पोती कौन है। ओह हाँ, सिस्टर राधा। स्टीवर्ड राम के संकेत देते ही उसे सिस्टर राधा की याद आ गई, क्योंकि वही तो उस घर की अकेली नौकरानी थी जो दादाजी की बहुत देखभाल करती थी। फिर तीनों ही अंदर आकर थोड़ा आराम करने के लिए अपने अपने रूम में चले गई। रुद्राक्षी और नियति फिलहाल गेस्ट रूम में चले गई, क्योंकि रुद्राक्षी आज पहली बार अपने घर पर आए थी, लेकिन घर पर कोई नहीं था। ऊपर से वे लोग बिना बताए आए थे, इसलिए अभी तक यहाँ रुद्राक्षी का अपना रूम नहीं था। फिर गेस्ट रूम के अंदर आने के बाद रुद्राक्षी ने नियति को सूचित किया कि वह आज की इस यात्रा के कारण बहुत थक गई है, इसलिए वो पहले आराम करना चाहती है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि रुद्राक्षी अभी अपने स्थान में प्रवेश करना चाहती है। आमतौर पर वह हमेशा अपने शरीर के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश करती है, पर नियति के साथ रहने के कारण उसने अभी अपने अंतरिक्ष में केवल अपनी चेतना के साथ ही प्रवेश करने का फैसला किया। नहीं तो नियति ने अगर देखा कि उसका शरीर अचानक से उसके सामने से गायब हो गया है, तब तो वह वहीं पर मर जाएगी। फिर फ्रेंच होने के बाद नियति को दिखाकर सोने का नाटक करते हुए अपने जगह में प्रवेश करते ही वो देख सकती है कि रुद्र हमेशा की तरह ही उसका इंतजार कर रही थी। फिर रुद्र के साथ मिलकर अपने शूटिंग प्रशिक्षण और अंत में कंप्यूटर के बारे में नई नई कुछ बातों को सीखने के बाद उसने पहले से ही जहर के बारे में जानने का फैसला कर लिया है। लेकिन उसने जो अभी कंप्यूटर के बारे में सीखा, उसमें कंप्यूटर के बारे में सभी चीजों को शामिल करता है जो सामान्य का सामान्य उपयोग भी कर सकते हैं। साथ ही प्रोग्राम को कोडिंग और सबसे दिलचस्प हिस्सा हैकिंग भी इन सब में शामिल थे। ऐसे ही 9 घंटे अंतरिक्ष में बिताने के बाद वो आराम से अपनी चेतना को अपने वर्तमान बाहर के अपने शरीर पर ले आई। अभी तो सिर्फ सुबह के 11 बज रहे हैं। फिर वह नियति की तरफ मुड़ी जो उसके बगल में सो रही है। इस समय उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी, इसलिए वह बिस्तर से उठकर टेबल पर रखे पानी के बोतल से कुछ घूंट पानी पीकर वापस अपने बिस्तर पर चली गई। इस समय वह अपने पिछले जीवन के बारे में सोच रही थी। उसने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि खुद को उसकी सबसे अच्छी दोस्त बताने वाली महिला और खुद को उसके मंगेतर बताने वाला पुरुष उसके साथ कभी भी विश्वासघात कर सकते हैं। और सबसे अप्रत्याशित हिस्सा तो ये था कि उसे अपना परिवार कहने वाले लोगों भी उन दोनों के साथ मिलकर उसे जहर दे दिया था। यदि तुम ये सब सोचते हुए अपना गुच्छा बढ़ाते रहोगे तो तुम खुद के लिए कुछ महत्वपूर्ण खो दोगे। क्या तुम अभी भी यह सब सोचना जारी रखना चाहते हो? तभी एक आदमी की आवाज ने रुद्राक्षी से पूछा। हाँ, मैं उन सब से बदला लेना चाहती हूँ। रुद्राक्षी, जाग जाओ, अभी दोपहर के 1 बज चुकी है। नियति रुद्राक्षी को जगाने की कोशिश करते हुए उसे हिला हिलाकर सिल्लने लगी, जो अभी भी अपनी गहरी नींद में सो रही थी। कुछ समय बाद यह महसूस करते हुए कि कोई उसके शरीर को बार बार हिला रही है, तो रुद्राक्षी ने जल्दी से अपनी आंखों पर जोर देकर खोला। जागो, जागो मेरी स्लीपिंग ब्यूटी। नियति रुद्राक्षी के साथ मजाक करते हुए जगा रही थी। जब उसने देखा कि वह उठ गई है तो उसने उसे कहा, रुद्राक्षी, हम दोनों अब शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। मैं हमेशा से ही अपने दोस्त के साथ शॉपिंग पर जाना चाहती थी। तो चलो हम जल्दी से इस बारे में दादाजी को बताते हैं। ठीक है, तुम जाकर उनसे कहो, मुझे तो पहले नहाने जाना है। डाइनिंग एरिया, तुम दोनों लड़कियों को नाश्ते के बाद खरीदारी करने के लिए बाहर जाना है ना? दादाजी ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना लंच करते हुए पहले नियति के अनुरोध की पुष्टि करने के लिए कहा। दादाजी की बात सुनकर नियति ने जल्दी से अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं अभी रुद्राक्षी के साथ खरीदारी करने जाना चाहती हूँ। उसने कभी भी राजस्थान को नहीं छोड़ा, है ना? इसलिए जब हम सिर्फ 1 दिन के लिए मुंबई में आए ही है तो क्यों ना मैं उसे थोड़ा सा मुंबई दिखाऊं। उसकी इस बात से दादाजी को भी एहसास हुआ कि नियति अभी जो कहा वो बिल्कुल सही था। इसलिए उन्होंने सोचते हुए, अच्छा ठीक है, तुम लोग बाहर घूमने जा सकती हो, लेकिन तुम दोनों को अपना ध्यान रखना याद रखना होगा।
आजकल शहरों में बहुत सारी लड़कियों के अपहरण करके उन्हें दूसरे देश में बेच देने के न्यूज आ रहे हैं। इसलिए तुमको खास तौर पर अपने आसपास भी अच्छे से ध्यान देना होगा। दादाजी ने उन दोनों लड़कियों को अपना रिमाइंडर देते हुए बाहर घूमने जाने को परमिशन दे दिया। दादाजी की इतनी लंबी बात सुनकर नियति ने तपाक से कहा, ठीक है दादाजी, मैं आपकी प्यारी पोती का बहुत ही अच्छे से रक्षा करूंगी और ध्यान भी रखूंगी। फिर दोनों लड़कियां शॉपिंग मॉल के लिए घर से बाहर चली गईं। उन्होंने 2 घंटे घूमते हुए कई दुकानों की तलाशी कर ली थी। कपड़े, गहने, श्रृंगार और जैड की दुकान भी उन सब में शामिल थे। लेकिन तभी एक जैड के दुकान को देखते हुए रुद्राक्षी ने नियति को उस दुकान में प्रवेश करने के लिए खींच लिया था। वह हमेशा से ही जैड से प्यार करती है। अपने पिछले जीवन में भी अपनी बाईं कलाई पर केवल एक रक्त रत्न के अलावा उसने कभी भी ब्रांडेड एक्सेसरीज नहीं पहनी थी। उसे वह ब्लड जैड भी समुद्र के किनारे घूमते वक्त वही पड़ी हुई मिली थी। वह पहले प्रदर्शनों में जैड का सर्वेक्षण भी करती थी। वास्तव में उसे जैड बहुत ही पसंद है। तभी उस दुकान में उसे एक रक्त जैड हार दिखा। हार का डिजाइन बहुत ही सरल है, लेकिन फिर भी वह हार उसकी आंखों को बहुत ही आकर्षक लग रही है। तभी उसने वह हार खरीदने का मन बना लिया। लेकिन हार में लिखी हुई उस कीमत को देखते हुए वह जानती थी कि उसके पास अभी जितना पैसा है वह उस हार को अभी खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। रुद्राक्षी इसके बारे में सोच ही रही थी कि तभी, नियति, तुमसे यहाँ मिलकर अच्छा लगा। तुम्हारा जीवन कैसी चल रही है? क्या किसी दूरस्थ स्थान पर रहना तुम्हें अच्छा लग रहा है? दुकान में आने वाली लड़कियों के एक समूह ने नियति को नीचा दिखाते हुए जोर से कहा। नियति ने उनके आवाज सुनकर भी उन्हें अनदेखा करते हुए उनके पास से गुजरकर रुद्राक्षी के पास चली गई। वे लड़कियां नियति को ऐसे ही उन्हें अनदेखा करते हुए जाने नहीं देना चाहती थीं। इसीलिए वे सभी लड़कियां नियति के पीछे पीछे रुद्राक्षी के पास भी आ गई। उसके पास पहुंचते ही उन लड़कियों में से एक ने कहा, ओह, तो यह उस दूरस्थ क्षेत्र से आपका नया दोस्त है। फिर कुछ सोचने का नाटक करते हुए उसने रुद्राक्षी को देखते हुए कहा, क्या तुम यहाँ से जैड के ज्वेलरी खरीदना चाहती हो? क्या तुम इसे खरीद भी सकती हो? कृपया अपने आप को यहाँ पर शर्मिंदा मत करो। इस समय नियति के साथ साथ रुद्राक्षी भी उनके निशाने पर आ गई थी। नियति उन बदतमीज लड़कियों को जवाब देना चाहती थी, लेकिन तभी रुद्राक्षी ने चुपचाप उसके एक हाथ को पकड़कर उसे बोलने रोकते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, माय डियर, तुम उनके साथ यहाँ पर बहस मत करो। वे सभी तो अभी भी इतने सोते बच्चे हैं। उन्हें अब तुम कृपया नजरअंदाज कर दो। और वैसे भी तुम्हें खुद को उनके स्तर तक कम करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ये दूसरों के सामने बहुत ही शर्मनाक है। इस समय रुद्राक्षी द्वारा दी गई यह एक स्पष्ट टिप्पणी से वे सभी बस अभी खून की उल्टी करना चाहते थे। फिर रुद्राक्षी ने नियति का हाथ खींचते हुए शान से उस दुकान के बाहर निकल गई। लेकिन नियति तो बस रुद्राक्षी को देखते हुए मुस्कुराई जा रही थी। उन्हें ऐसे जाते देख उन्होंने कुछ भद्दे शब्द तो बोले, लेकिन रुद्राक्षी और नियति ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लेकिन इस समय उन लड़कियों के आसपास रह रहे लोगों की नजर उस समूह पर ही लगे हुए थे। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उनकी जैसी अमीर परिवार की लड़कियां भी जनता के सामने इस तरह के कुछ भद्दे शब्द कह सकती हैं। उस दुकान से निकलने के बाद रुद्राक्षी और नियति ने दोपहर के भोजन के लिए वहीं पास के एक रेस्तरां में गए। उन्होंने सभी टेबल से दूर एक कोने में अपना टेबल लिया, क्योंकि वे दोनों इस समय कुछ पागल लड़कियों से परेशान नहीं होना चाहती थी। कौन है वह सब? इस टाइम अपने टेबल पर बैठने के बाद रुद्राक्षी ने नियति को पूछना शुरू कर दिया। वह सब मेरी पूर्व सहपाठी है। उन लड़कियों को हमेशा से ही मुझे हर जगह परेशान करना पसंद आता है। वे हर रोज मेरे साथ कुछ न कुछ समस्याएं ढूंढना पसंद करती हैं। बस एक घमंडी लड़कियों का एक समूह। उन लोगों को लगता है कि वे सभी अपने माता पिता के वजह से जो चाहे वह कर सकती हैं। नियति ने अपना मुंह फुलाकर नाराजगी भरी आवाज में रुद्राक्षी को समझाया। क्या तुम्हारे पास दोपहर के भोजन के बाद करने के लिए कोई योजना है? रुद्राक्षी ने इस समय उस अप्रिय विषय को बंद करते हुए नियति से एक और सवाल पूछा। नहीं। क्यों? क्या तुम कहीं और जाना चाहती हो? हाँ, मुझे कुछ पैसे निकालने की जरूरत है। क्या तुम जानते हो कि यहाँ से सबसे नजदीकी बैंक कहाँ पर है? हाँ, यहाँ से काफी नजदीकी एक बैंक तो है। फिर कुछ सोचते हुए, ओह ठीक है, हम दोपहर के खाना खाने के बाद मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। ठीक है ना? लेकिन तुम्हें अभी पैसे क्यों निकालनी है? क्या तुम कुछ खरीदना चाहती हो? नियति ने उससे इसके बारे में पूछताछ किया। हाँ, मुझे कुछ तो खरीदना है, लेकिन पहले हम खाना खा लेते हैं। नियति के सवालों को सुनकर रुद्राक्षी ने बस कुछ ही शब्दों में जवाब देते हुए अपना भोजन करने लगी, जो वेटर पहले से ही उनका ऑर्डर लाकर टेबल पर रख गए थे। फिर दोपहर के भोजन करने बाद वे दोनों वही पास के बैंक की ओर चल पड़े।
करीब 20 मिनट पैदल चलने के बाद वे दोनों बैंक पहुंचकर देखते हैं कि बैंक में इस समय काफी कम लोग ही थे। इसलिए रुद्राक्षी ने अपने मन में मान लिया कि यहाँ पर पैसे निकालने की प्रक्रिया उसकी सोच से भी कोई गुना तेज है। फिर उसने अपना कार्ड नंबर निकालते हुए कुछ देर वही लाइन में खड़े रहकर इंतजार करने लगी। जब उसे बुलाया गया तब वह अपने उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हुए काउंटर पर चली गई। फिर अपना पूरा काम होने के बाद वह फिर से नियति के पास चली आई जो वहां पर उसी का ही इंतजार कर रहा थी। इस समय नियति के पास पहुंचकर रुद्राक्षी ने कहा, माय डियर, मैं पहले जल्दी से बाथरूम जाकर आती हूँ। तुम बुरा ना मानो तो कृपया मेरे लिए एक क्षण की प्रतीक्षा करोगी? ठीक है, तुम्हें मेरे सामने रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहीं पर हूँ, तुम बस जल्दी जाओ और जल्दी से वापस आओ। नियति के बातें सुनकर रुद्राक्षी ने बस मुस्कुराते हुए उसे हक कर लिया। फिर जल्दी से एक बैंक अधिकारी के पास जाकर उसे महिलाओं के टॉयलेट में जाने की दिशा पूछी। इस समय बैंक अधिकारी ने उसे जो निर्देश दिया वह उस निर्देश का पालन करते हुए उसी तरफ चली गई। फिर लगभग 15 मिनट के बाद जब वह वापस उस जगह पर आए जहां पर पहले नियति खड़ी हुई थी, तो रुद्राक्षी ने देखा कि इस समय लोहे की सलाखों से बैंक के मुख्य द्वार को पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। जिसे देखने के बाद वह उसी जगह पर स्तब्ध होकर खड़ी हो गई। तुम लोग इस समय कुछ भी बेवकूफी करने की कोशिश भी मत करना। अगर तुम में से किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं उसे उसी समय गोली मार दूंगा। जब रुद्राक्षी एक ही जगह पर स्तब्ध खड़ी हुई थी तभी उसे किसी आदमी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दिया जिससे रुद्राक्षी इस समय अपने आसपास के प्रति बहुत ही सतर्क हो गई थी। उसने जल्दी से अपने चारों ओर देखते हुए छानबीन करने लगी। तभी उसने देखा कि 3 आदमी काले कपड़े पहने हुए काले नकाब से अपने चेहरे को ढककर अपने हाथों में बंदूक लिए घूम रहे थे। बरेटा कूगर टाइप एफ प्रत्येक पत्रिका में 15-1 बैरल में एक 180 मिलीमीटर की गोलियां होती हैं जो स्टैंड बाय फंक्शन से लेस होती हैं। जब उसने उन लोगों के हाथ में बंदूक देखा तो वह उसे स्कैन करने लग गई थी। तभी उसके दिमाग में अचानक से ही उस बंदूक के बारे में सभी डिटेल्स आने लगी। रुद्र, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? इस समय रुद्राक्षी ने रुद्र को बुलाया। हाँ मास्टर, मैं आपको सुन रहा हूँ। तभी रुद्र ने भी अपनी मधुर आवाज में अपने मास्टर को जवाब दिया। इस समय रुद्राक्षी कुछ सोचते हुए उससे पूछने लगी, मम, मैं तो बस तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस टाइम मैं अपनी जगह से एक बंदूक निकाल सकती हूँ क्या? मम, मैं अगर तकनीकी तौर पर आपको बोलने जाऊं तो हाँ आप ये कर सकती है, लेकिन मास्टर ये बाद में आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। समस्या? ओह, तो ये समस्या क्या है? मास्टर, आप कोई आर्मी या फिर पुलिस अधिकारी तो है नहीं जो अपने साथ बंदूक लेकर घूम सकती हो। अगर उन को आप पर कोई संदेह हो गया तो उन अधिकारियों द्वारा बंदूक के बारे में आपसे पूछताछ किए जाते रहेंगे। तो आप अब खुद ही सोचिए कि आप उन्हें जवाब कैसे देंगे। आप उन्हें तो अपने स्थान के बारे में नहीं बता सकते, है ना? ओह हाँ, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। रुद्राक्ष के उदासी भरे आवाज को सुनकर रुद्र ने उसे एक आइडिया देते हुए कहा, मास्टर, यदि आप अभी इस स्थिति को संभालना चाहते हैं तो आपके पास खड़े डकैती समूह के व्यक्ति को खोजकर उसे मारते हुए उसकी बंदूक को अपने कब्जे में ले सकती है। ठीक है, मैं अब ऐसा ही करूंगी। इस आइडिया को सुनकर वह खुश होते हुए रुद्र की आइडिया को अपनी हामी भर दिया। गोली चलने की आवाज सुनते ही रुद्राक्षी रुद्र से बात करना बंद करते हुए गोली की आवाज की ओर देखने लगी। तुम क्या हमारे सामने चालाक बनने की हिम्मत कर रहे हो? इससे तुम्हें सिवाय मौत के और कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए ना तुम्हें जो हमने करने को कहा है वो काम जल्दी से करो। जल्दी से यहाँ पर रखे सभी पैसों को उस बैग में डालकर वो बैग हमें सौंप दो। उस आदमी ने बैंक मैनेजर को गोली मारकर धमकी देते हुए बोलने लगे। ये सब देखते हुए रुद्राक्षी को अब और रहा नहीं जा रहा था। तभी उसने देखा कि डकैती करने वाले समूह के एक व्यक्ति आगे बढ़कर उसी के तरफ ही आते हुए उसके स्थान के पास ही खड़े हो गई जहां पर वह भी सबसे छिपकर बैठी हुई है। इसी टाइम उसे याद आया कि उसके मार्शल आर्ट प्रशिक्षक ने उसे इसके बारे में क्या सिखाया था। उन्होंने प्रशिक्षण के समय उसे कहा था कि किसी भी व्यक्ति को अगर अपने हाथों के सहारे मारना हो तो उसे एक मजबूत बल के साथ उस इंसान को सीधे गर्दन पर मारना चाहिए, साफ और तीखे तरीके से। ये सब याद आने के बाद रुद्राक्षी ने एक गहरी सांस लेते हुए अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करने लगी। उसे बस अब एक अवसर की तलाश न करनी होगी। इसी समय उसने देखा कि 2 अन्य पुरुष उस आदमी की ओर अपना पीठ किए हुए खड़े हैं जिसे वह अब अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने जल्दी से अपना कार्रवाई शुरू कर दिया। उसके बस एक ही बार से वह आदमी सीधे जमीन पर गिरकर मर गया। पर सौभाग्य से इस जगह पर ऐसी टेबलें थीं जो रुद्राक्षी को इस समय कवर कर रही थीं। उस आदमी को मारने के बाद वो उस मरे हुए आदमी को अपने साथ खींचते हुए जल्दी से उन टेबलों के पीछे छिप गई।
तभी कुछ नीचे गिरने की आवाज सुनकर अन्य दो व्यक्ति अपने मित्र की तरफ मुड़े तो उन्होंने देखा कि उनका वह मित्र वहां पर नहीं है, तो वे दोनों बस बेतरतीब ढंग से एक दूसरे के दिशा में देखते हुए कुछ इशारा किया। लेकिन इधर रुद्राक्षी ने उस मरे हुए आदमी के पास से उसके बंदूक को उठाते हुए अपने सिपने के जगह से खड़ी होकर फिर एक आदमी के बंदूक पकड़े हुए हाथ के कलाई पर अपना निशाना साधते हुए उसने उस पर गोली चला दिया। गोली सीधे जाकर उसके निशाने पर लगी। तभी उस जगह पर फिर से एक सीख के आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन जब लोगों ने देखा कि वह आदमी कौन है जो चिल्ला रहा था, तो सभी उस आदमी को देखकर स्तब्ध रह गई। इस समय रुद्राक्षी ने उन सभी को नजरअंदाज करते हुए उनके दूसरे आदमी को भी अपना निशाना बनाते हुए गोली चलाने वाली थी कि तभी उसे पता चला कि उस आदमी को तो पहले से ही किसी दूसरे आदमी द्वारा नीचे गिरा दिया गया था। फिर उन्होंने उन दोनों लोगों को एक साथ बांध दिया। पुलिस और डॉक्टर को जल्दी यहाँ बुलाओ, उसकी मदद करने वाले व्यक्ति ने बैंक अधिकारी को आदेश देते हुए कहा। रुद्राक्षी, इस समय नियति रुद्राक्षी के नाम पुकारते हुए जल्दी से उसके पास दौड़ते हुए आए। तुम ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम बस कुछ समय यहाँ रुको, मैं उस आदमी को देखकर आती हूँ। रुद्राक्षी इस समय उस बैंक अधिकारी को देखने गई जिसे थोड़ी देर पहले गोली मारी गई थी। फिर उसने जोर से चिल्लाकर कहा, कोई जल्दी से मुझे एक प्राथमिक चिकित्सा के बॉक्स दे दो। तभी उसके आवाज सुनकर एक बैंक अधिकारी ने जल्दी से कार्रवाई करते हुए उसे एक प्राथमिक चिकित्सा के बॉक्स लाकर दे दिए। रुद्राक्षी ने भी उस आदमी को बंदूक के गोली से मिले घाव को स्कैन करने पर उसे पता चला कि इससे उस आदमी को कोई भी जान की खतरा नहीं है। गनीमत रही थी कि शायद किसी गलत निशाने के कारण गोली उसकी जान को सुते हुए निकल गई थी। तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में तुम बिल्कुल पहले की ही तरह हो जाओगे। रुद्राक्षी ने उस आदमी को चिंता न करने के लिए कुछ उत्साहजनक शब्द कहे, जबकि उसके दोनों हाथ इस समय भी उस आदमी के घावों को साफ करने और पट्टी करने में व्यस्त थे। जब पुलिस और चिकित्सक वहां पर पहुंचे, तो रुद्राक्षी ने आगे आकर उस व्यक्ति की स्थिति के बारे में वहां मौजूद चिकित्सा अधिकारी को बताया। रुद्राक्षी, नियति ने जब देखा कि रुद्राक्षी ने अपना काम पूरा कर लिया है, को उसने उसके पास जाकर पुकारा। ये सब यहाँ बहुत ही डरावना है, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, रुद्राक्षी ने नियति का हाथ पकड़ते हुए कहा। उसे डर था कि ये सब देखकर नियति बहुत ही डर जाएगी। हाँ, पर मैं अभी डरी हुई नहीं हूँ, लेकिन मैंने जब तुम्हें कार्रवाई करते हुए देखा तो मैं सच में बहुत डर गई थी। और वह बंदूक, तुम कैसे जानते हो कि बंदूक से कैसे गोली चलानी है? नियति ने रुद्राक्षी को देखते हुए पूछा। अरे ये तो सिर्फ एक संयोग है, मैंने तो बस बंदूक लेकर बेतरतीब ढंग से उन लोगों को निशाना बनाते हुए गोली चला दी, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह जाकर सीधे उनकी कलाई पर लगेगी। रुद्राक्षी ने इस समय नियति से झूठ बोलते हुए उसे समझाया। वास्तव में एक आदमी इस समय उनके पास आते हुए उनकी बातचीत में शामिल हो गए। यह वही आदमी है जिसने पहले उसकी मदद किया था। हाँ, रुद्राक्षी ने बस उसे एक सोता सा उत्तर दिया। फिर कुछ सोचते हुए रुद्राक्षी ने उनके पास खड़े इस आदमी को उस गुंडे के बारे में बता दिया जिसे उसने कुछ समय पहले ही मारा था। उसकी इस बात पर नियति और वह आदमी स्तब्ध हो गए थे। फिर कुछ समय के बाद उन दोनों ने रुद्राक्षी को देखा तो उसकी नीली आंखें इतनी मासूम लग रही थी कि उन दोनों ने ही अपना सरना में हिला दिया। उसके बाद उस आदमी ने कहा कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन सब को संभाल लूंगा। इतना बोलकर वह आदमी उनके पास से निकलकर पुलिस अधिकारी के पास जाकर बात करने लगे। इस समय तक उन दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं देखा था, क्योंकि दोनों ने ही इस वक्त अपने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं। उस आदमी के वहां से जाने के बाद नियति ने रुद्राक्षी से धीरे से कहा, अबे हमारे पास आने वाले आदमी को देखते हुए मुझे लगता है कि वो हमारे इंडियन सेना में काम करता है। सैन्य। नियति के बातें सुनकर रुद्राक्षी ने एक पल के लिए अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उस आदमी को देखा जो अभी पुलिस अधिकारी के साथ बात कर रहा है। फिर वह नियति की तरफ देखते हुए जल्दी से उसके कानों में फुसलाते हुए कहने लगी, बैंक में तो अब स्थिति पहले से ही प्राधिकरण के नियंत्रण में आ गई है और साथ ही जिन लोगों को मामूली सी चोटें आई हैं उनका भी इलाज चिकित्सकों ने कर दिया है, तो क्यों ना हम यहां से चले जाए। नियति को ये समझाकर उसे अपने साथ लेकर रुद्राक्षी बाहर जाने ही वाली थे कि तभी कुछ लोगों का एक समूह आकर रुद्राक्षी को धन्यवाद कहने लगे। मिस, हम आपको यहाँ सबके तरफ से धन्यवाद कहना चाहते हैं। आप ही की कार्रवाई के कारण आज यहाँ हर कोई सुरक्षित है, नहीं तो मिस्टर रौनक की तरह ही और लोग घायल हो सकते थे। यह महज एक इत्तेफाक था कि मैंने आप सबको बचाया। बात बस इतना ही था कि जिस आदमी को मैंने पहले मारा था वह आदमी मेरे बहुत ही करीब खड़ा था, इसलिए मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। रुद्राक्षी ने विनम्रता से सबको ये कहते हुए सबका धन्यवाद ग्रहण कर लिया। ठीक है, लेकिन उसके बातों के विपरीत वहां जितने भी लोग हैं वे सभी तो कुछ अलग तरह से ही सोच रहे हैं।
उन्हें पता था कि वास्तव में उस समय वहां पर क्या हुआ था। उसने कैसे वह सब कार्रवाई किया और अपने बैंक प्रबंधक के साथ कैसा व्यवहार किया, उन सब ने अपने आंखों से ये सब दोते हुए देखा था। ये लड़की सच में बहुत अच्छी लड़की है। फिर कुछ समय उन सब से बात करने के बाद कहा, क्षमा करें लेकिन हमें अभी यहाँ से जाना होगा, हमें कुछ जरूरी काम भी करनी है। फिर उन दोनों ने विनम्रता से बैंक छोड़ दिया। रुद्राक्षी अभी भी अपनी योजना पर ही कायम थी। उसने वो ब्लड जेड नेकलेस पहले से ही खरीदने का फैसला कर लिया था। रुद्राक्षी, हम अब कहाँ जा रहे हैं? तुम अभी क्या चीज खरीदना चाहती हो? नियति ने रुद्राक्षी का पीछा करते हुए उत्सुकता से पूछने लगी। वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि रुद्राक्षी को ऐसा क्या पसंद आ गया था कि वो अभी भी वही चीज खरीदने के लिए भाग रही थी। इस समय रुद्राक्षी से अपने सवालों का कोई जवाब ना पाकर उसने अपने मन में हे खुद से कहने लगी, लेकिन जब हम लोग कुछ समय पहले विंडो शॉपिंग कर रहे थे तब तो रुद्राक्षी ने कुछ भी ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी थी, तो उसने इसे खरीदने का फैसला कब किया? फिर कुछ समय पैदल चलने के बाद जब वे लोग फिर से उसी दुकान के सामने खड़े हो गई जो उन दोनों ने दोपहर का भोजन करने से ठीक पहले आए थे। यह वही जेड की दुकान है ना, जहां पर हम दोनों पहले आए थे? इस समय इस दुकान को देखते हुए नियति ने आश्चर्य होकर रुद्राक्षी को देखकर पूछा। रुद्राक्षी बस नियति को इसे आश्चर्य करते हुए देखकर मुस्कुराती हुई उस दुकान में दाखिल हो गई। तभी उस दुकान की सेल्स गर्ल ने जब रुद्राक्षी को पहचान लिया, जो उन बदमाश लड़कियों से परेशान न होने के लिए बिना कुछ खरीदे ही वहां से चली गई थी। फिर, हाय मिस, हमारी दुकान में आपका फिर से स्वागत है। सेल्स गर्ल ने एक अच्छी मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया। हाँ, मैं फिर से आ गई हूँ। आज दोपहर आप सबको हमारे कारण हुई असुविधा के लिए हमें क्षमा करें, लेकिन हमारे जाने के बाद उन्होंने आपको और ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? रुद्राक्षी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उससे बात करते हुए पूछा। ये सब ठीक है मिस, आप चिंता मत करो, हम सब इसे अच्छे से संभाल सकते हैं। अब मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? ओह हाँ, मैं वो ब्लड जेड नेकलेस खरीदना चाहती हूँ जो मैंने पहले देखा था। रुद्राक्षी ने अपनी उंगली को एक दिशा में करते हुए इशारा करके कहा। ओह, कृपया आप मेरे पीछे आइए। सेल्स गर्ल ने रुद्राक्षी से उसका पीछा करने का अनुरोध करते हुए आगे बढ़ गई। फिर बिक्री करने वाली लड़की ने सावधानी से प्रदर्शन स्थल से उस रक्त जेड का हार निकालकर रुद्राक्षी के सामने रख दिया। रुद्राक्षी को ये ब्लड जेड नेकलेस बहुत ही पसंद आई थी। क्या मैं इसे हाथों से छू सकती हूँ? रुद्राक्षी इस समय इस ब्लड जेड नेकलेस को छूने के लिए बेताब हो रही थी। हाँ, उस सेल्स गर्ल का जवाब सुनते ही उसने जल्दी से उस रक्त रत्न को अपने हाथ में लेकर छूने लगी, लेकिन जैसे ही उसने उस रक्त रत्न को छुआ तो वो इस स्पर्श से कुछ प्रवाहित होने लगी थी। मास्टर, ये ब्लड जेड, यह आपके स्थान से आया है। तभी मोबाइल फोन के माध्यम से एक कॉल की तरह ही रुद्र ने रुद्राक्षी से बात किया। क्या वास्तव में तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? मास्टर, जब आपने इसे अभी छुआ तो क्या आपको कुछ अजीब सा नहीं लगा? हाँ, कुछ अजीब सा तो लगा। ऐसा लग रहा था मानो मैं अंदर कुछ बहता जा रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें इसका वर्णन कैसे करूं। मास्टर, आपके अंतरिक्ष में हर चीजों में आत्मा की ऊर्जा होती है। इस रक्त जेड में भी आपके अंतरिक्ष की तरह ही आत्मा ऊर्जा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह रक्त जेड आप ही के अंतरिक्ष से है। तो फिर मेरी जगह के बजाय ये ब्लड जेड यहाँ कैसे हो सकता है? ठीक है मास्टर, मैं वास्तव में इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। शायद पिछले मास्टर ने इसे बाहर निकाल दिया था। क्या तुम्हें याद नहीं है? हाँ, मुझे पहले में एक स्वामी होने के बारे में याद तो है, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि वह कौन थे या फिर थी। साथ ही उनके व्यक्तित्व, वे कैसे दिखते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अंतरिक्ष में जो भी किया वो सब भी मेरे लिए अब अज्ञात है। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे पहले मास्टर ने किसी चीज से तुम्हारी याददाश्त को मिटा दिया था? हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं मास्टर। मुझे लगता है कि आपको ये ब्लड जेड अथी खरीद लेना चाहिए। इसमें आत्मा की ऊर्जा बहुत होती है, यहाँ तक कि यह आपको बहुत सारी नुकसानों से भी बचा सकती है। ओह, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने पहले से ही इसे खरीदने का इरादा कर लिया है। रुद्राक्षी, क्या तुम सच में ये रक्त जेड खरीदना चाहती हो? नियति ने रुद्राक्षी से संपर्क करते हुए रुद्राक्षी और रुद्र के बीच की बातचीतों को समाप्त कर दिया। हाँ, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ, ये दिखने में बहुत ही सुंदर है। उसने जेद को देखते हुए ही नियति को जवाब देते हुए सेल्स गर्ल की ओर ब्लड जेड नेकलेस को देते हुए कहा, कृपया इसे मेरे लिए पैक कर दीजिए। रुद्राक्षी के ये कहते ही सेल्स गर्ल ने जल्दी से इसे खुशी खुशी रुद्राक्षी से लेते हुए पैक करने चली गई। इससे कौन खुश नहीं है? ये लड़की बिना पलक झपकाए इस दुकान में सबसे महंगी जेड खरीदने का फैसला कर सकती है, जिसे देखकर वो खुश होती है कि उसने इस लड़की के प्रति अपना विनम्र रवैया बनाए रखा।
ये सुनने के बाद भी कि 3 असभ्य लड़कियां उस लड़की को बम्किन देश कहकर अपमानित कर रही थी, उसे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन लड़कियों ने ये लड़की को बेवकूफ देश क्यों कह रहे थे। फिर कुछ समय बाद जब सल्सगर्ल ने वो हार लाकर रुद्राक्षी को दिया तो उसने उसी कार्ड से खरीदारी का भुगतान किया जो उसे पहले पैसे निकालना ते समय बैंक से मिला था। उस टाइम बैंक अधिकारी ने उसे एक क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने की पेशकश किया था, लेकिन उसने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा था। फिर भी कुछ सोचते हुए बैंक अधिकारी के प्रस्ताव से सहमत होते हुए उसने इसके लिए आवेदन कर दिया था। पैसों के भुगतान करते ही नियति ने अविश्वास के साथ पूछा, क्या तुम वास्तव में इस ब्लड जेड को खरीद रहे हो? नियति को तो इन सब में विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रुद्राक्षी ने उस ब्लड जेड पर इतना पैसा खर्च कर दिया है। हाँ, मैंने इसे खरीद लिया है, क्योंकि मुझे वास्तव में जेड बहुत ही पसंद है, विशेष रूप से ब्लड जेड। रुद्राक्षी ने ब्लड जेड को अपने हाथ में लेते हुए खुशी से कहा। नियति ने जब रुद्राक्षी की चेहरे का वो समक देखा तो वो बस चुप होकर कुछ जलपान रुद्राक्षी को खाने के लिए दे दिया। ऐसे ही पूरे दिन नियति के साथ मुंबई घूमने के बाद घर आकर अपना सभी सामान लेकर दोनों लंकायों ने अपने दादाओं के साथ रात को ही वापस राजस्थान आ गई। इस समय रुद्राक्षी को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था कि उसके खुशियों के पल में इधर राजस्थान के एक पुराने छोटे से घर में नंगी छाती पर टैटू गुदवाया हुआ उस गैंगस्टरों के बॉस भाई समीर अपने गुस्से के कारण और भी ज्यादा भयानक लग रहे थे। लाल बालों वाले नन्हे गैंगस्टर जिसे उसके द्वारा जमीन पर पीटा गया था की खबर सुनकर उसके शरीर पर जानलेवा इरादे और भी ज्यादा मजबूत हो गए थे। बेकार सी बातें। इस समय ब्रदर समीर ने लाल बालों वाले लंके को जमकर लात मारते हुए उसको जमीन पर पटक दिया। अभी भाई समीर के दिल में रुद्राक्षी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह बस एक छोटी सी लड़की ही है, जिसके पास उसके मातहतों को एक साथ लड़ने से रोकना बिल्कुल ही असंभव है। उसके हिसाब से तो उसके मातहतों ने ही अपने कार्यों को अच्छे से पूरा नहीं किया, जो उनकी अनुपयोगिता का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा तारा और अन्य लोगों ने भी उसके सामने रुद्राक्षी के शब्दों का प्रचार किया था, जिससे उन्होंने अनजाने में ही उसको बहुत सहज महसूस कराया, जो बिना किसी दया के उसके चेहरे पर बस एक थप्पड़ मारने जैसा था। अगर यह मामला बाहर दूसरे गिरोहों के बीच फैल गया तो उसे अपने ही विरोधियों द्वारा उपहास किया जाएगा, तब वह कैसे इस क्षेत्र का मालिक बनकर रह सकेगा। अब अगर उसने रुद्राक्षी की बातों को भी अधिक गंभीरता से लिया तो वह भविष्य में इन लोगों का बॉस बनकर कैसे रहेगा। रुद्राक्षी इस समय उसके नाम लेने के साथ ही ब्रदर समीर की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकते हुए उसके मुंह के कोने पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दिया। ऐसे ही डरावनी मुस्कान के साथ ही उसने कहा, मूल रूप से मैं तुम्हें केवल एक सबक सिखाना चाहता था, पर यदि तुम ये प्रचार करने के लिए इतने अज्ञानी हो तो क्या यह मेरे लिए एक भयानक विनाश नहीं है। आखिरकार तारा ने ही तो उसे ऐसा करने के लिए कहा था। मूल रूप से इतनी छोटी सी चीजों के लिए इसे अपने मातहतों को ही इसे संभालने देना ठीक समझा, लेकिन उसे कभी भी रुद्राक्षी जैसे किसी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। इस समय रुद्राक्षी को पता नहीं था कि उसकी इस धमकी के कारण भाई समीर को और भी अधिक क्रोध आ गया था, और अगर इन सब में अभी तारा शामिल नहीं भी होती तो भी वह उसे मौत के घाट उतार ही देता। हालांकि अगर इस समय रुद्राक्षी को ये पता भी होता तो भी उसे ऐसा करने में कोई डर या पछतावा नहीं होगा। फिर हर रोज की ही तरह सुबह सिस्टर राधा ने उन चारों के लिए नाश्ता बनाया, जिसे देखकर हर रोज की ही तरह वह उनसे प्रभावित होती है। नाश्ता करने के बाद वह स्कूल के लिए घर से बाहर चली गई। बाहर जाने के 1 मिनट बाद ही वह नियति से टकरा गई, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यह लड़की बहुत समय पहले से ही इस जगह पर उसका इंतजार कर रही है। हाय माय डियर, गुड मॉर्निंग। नियति को देखते हुए उसने एक मनमोहक मुस्कान के साथ उसका स्वागत करते हुए मॉर्निंग विश किया, लेकिन नियति तो रुद्राक्षी को उसकी तरफ आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए देखाकर अवाक ही रह गई। अरे तुम मुझे देखते हुए इस तरह से क्यों जमे हुए हो। रुद्राक्षी को बहुत अजीब लगा जब उसने देखा कि नियति ने उसके अभिवादन का कोई जवाब नहीं दिया। इस समय नियति को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी ही अपने स्वप्न की अवस्था से जागी है। लेकिन तभी नियति ने कहा कि रुद्राक्षी, सच में अगर मैं एक पुरुष होता तो मुझे निश्चित रूप से तुमसे ही प्यार हो जाएगा, लेकिन एक लड़की के रूप में भी मैं तुम्हें सचमुच पसंद करती हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या। रुद्राक्षी ने नियति के पास जाकर उसके साथ मजाक करते हुए अपना एक हाथ नियति की ठोड़ी के नीचे रखते हुए उसे सिरहाया। उसके इस कौशल से नियति एक बार फिर से अवाक रह गई। फिर कुछ समय नियति के मजे लेने के बाद ही उसने उसकी ठुड्डी को मुक्त करते हुए उसके एक हाथ को पकड़कर एक साथ स्कूल चली गई। सच कहा जाए तो आज स्कूल का पूरा दिन रुद्राक्षी ने एक शांतिपूर्ण तरीके से बिताया था, लेकिन एक बार स्कूल खत्म हो जाने के बाद कुछ गुंडों द्वारा उसके सामने की सड़क को अवरुद्ध कर दिया गया था।
गनीमत रही कि कुछ काम के वजह से नियति को आज स्कूल से जल्दी ही घर जाना पड़ा था। इस समय फिर से अपने सामने इन जाने पहचाने चेहरों को देखते हुए रुद्राक्षी ने अपने मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाते हुए कहा, मुझे अब तुम सबको देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम सबको अभी भी लगता है कि उस दिन मेरे हाथ काफी भारी नहीं थे। इस समय लाल बालों वाले छोटे गुंडों ने जब रुद्राक्षी के बातें सुने तो उन सभी को उस दिन की उनके मार खाने के बारे में याद आते ही वे सब डर के मारे एक कदम पीछे हट गए। हालांकि उन लोगों ने पहले डर के मारे एक कदम पीछे हट गए थे, लेकिन फिर भी प्रमुख लाल बालों वाले छोटे गुंडे ने अभी भी अपना सिर उठाए हुए अहंकार से कहा, रुद्राक्षी, आज हम नहीं, हमारा बॉस भाई समीर तुमको देखना चाहता है। भाई समीर? रुद्राक्ष ने इस समय अपनी भौहें ऊपर उठाकर खुद से ही बड़बड़ाते हुए उसके मुंह के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई देने लगी। फिर उसने उन सबको देखते हुए पूछा, क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम्हारे बातों से सहमत हो जाऊंगी? इस समय उन गुंडों के बीच खड़ी तारा को रुद्राक्षी के इस मुस्कान ने केवल एक भयानक एहसास दिया, लेकिन फिर भी उसने उसे एक ठंडी धमकी देते हुए कहा, तुम हम लोगों से सहमत हो या नहीं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमारे बस भाई समीर आज तुमको देखना चाहता है तो तुम्हें उनके पास जाना ही पड़ेगा। यदि तुम फिर भी नहीं जाते हो तो हमें तुम्हारे दादाजी और दोस्त के साथ परेशानी खड़ी करने के लिए हमें दोष मत देना। अभी जब रुद्राक्षी ने तारा के धमकी भरे शब्दों को सुना तो उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने अपने मन में खुद से ही कहा, क्या ये लोग अपने दादाजी और दोस्त के साथ भी कोई परेशानी तलाश करना चाहते हैं? वो कभी भी नहीं चाहती है कि उसके वजह से उसके परिवार के लोगों को और उसके प्यारे दोस्त को कोई भी परेशानी हो। इसलिए कुछ सोचते हुए उसने तारा से कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हें दूसरों के साथ कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी आज उसने अपने दादाजी को पहाड़ में जाने के बारे में कहा था, जिससे अगर आज उसे घर जाने में थोड़ी देर भी हुई तो कोई परेशानी की बात नहीं होगी। इस समय रुद्राक्षी ने लाल बालों वाले लोगों पर अपनी एक ठंडी नजर डाली। उसका तो दिल पहले से ही उग्र हो गया था। चूंकि यह लड़का इतनी जल्दी मरना चाहता है, इसलिए उसको उसे अब ये बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि अगर वह रुद्राक्षी का दुश्मन है तो अब उसका अंत बुरी तरह से होगा। तभी रुद्राक्षी का जवाब सुनकर तारा ने अपने दिल में एक राहत की सांस लेते हुए मार्ग के प्रवेश द्वार पर खड़े कुछ जीर्ण शीर्ण वैन में जाने के लिए उसका नेतृत्व किया। फिर रुद्राक्षी के वैन में बैठने के बाद तारा भी वहां से चलते हुए रास्ते के दूसरी तरफ खड़े अपने कार में बैठ गई। इस समय जिस सड़क से वे लोग रुद्राक्षी को ले जा रहे थे वो सड़क बहुत ही उबड़ खाबड़ थी, जिसके कारण कार में सवार सभी बदमाश हिल रहे थे। लेकिन उन सबके विपरीत रुद्राक्षी तो बिना किसी शरीर को हिलाए एक पहाड़ की ही तरह मजबूती वहां पर बैठी हुई थी। अगर इस समय यहाँ वैन पर कोई मार्शल आर्ट के मास्टर होते तो वह निश्चित रूप से रुद्राक्षी के असाधारण कौशल को एक नज़र में ही पहचान लेते। लेकिन यहाँ वैन पर बैठे हुए सभी लोग सिर्फ एक छोटे गैंग के गैंगस्टर हैं, तो वह सब इसे कैसे देख सकते थे? ऐसे ही कुछ समय उबड़ खाबड़ सड़क पर वैन चलते हुए एक बर्बाद फैक्ट्री के पास आकर रुक गई। वैन के रुकते ही रुद्राक्षी ने अपने चारों ओर एक बार अपनी नजरें दौड़ाई। हालांकि यह जगह अभी भी विकसित हो रही है, फिर भी कई यहाँ ऐसे बहुत से स्थान हैं जो अभी तक विकसित नहीं हुए हैं। अर्थात रुद्राक्षी के पुनर्जन्म से पहले इस क्षेत्र को केवल विकसित होने के लिए सरकार द्वारा सिर्फ सुना गया था, लेकिन अपने पुनर्जन्म के इस समय में ये स्थान अभी भी केवल रेत से ढके हुए एक बंजर भूमि ही है। इस तरह के स्थान में भाई समीर ने उसको उससे मिलने के लिए बुलाया है, जिससे पता चलता है कि उसका उद्देश्य बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। इस समय तारा और अन्य लोगों को कार से बाहर निकलते हुए देखाकर वह भी उस खटारा वैन से बाहर निकलते हुए उनका पीछा करने लगी। इस समय रुद्राक्षी को वैन से निकलते हुए देखा तो लाल बालों वाले लोगों ने रुद्राक्षी को घेरते हुए उसको उस बर्बाद कारखाने के अंदर ले गए, जैसे उन्हें अभी भी डर था कि वह यहाँ से भी बचकर चली जाएगी। हालांकि कारखाने की इमारत में प्रवेश करने से पहले ही उन लोगों को अंदर से एक डरावनी सी चीखें सुनाई देने लगी। इन डरावनी सी चीखों को सुनकर रुद्राक्षी ने फिर से अपनी भौहें उठाते हुए खुद से ही कहा, मुझे यहाँ पर आकर ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है? लेकिन उसके विपरीत उसके आसपास के लाल बालों वाले लोगों ने बिल्कुल भी इन सब डरावनी चीखों के बारे में कोई भी परवाह नहीं करते हुए उन सभी के चेहरों पर तो धीरे धीरे एक गर्व और अहंकार दिखाई देने लगा। इस टाइम उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे सभी कारखाने की इमारत के जितने करीब जा रहे थे, उनका आत्मविश्वास और गर्व भी उतना ही अधिक होता जा रहा था, जैसे कि उन्हें रुद्राक्षी के दुखद अंत का पहले से ही पूर्वाभास हो गया हो। हालांकि इससे पहले रुद्राक्षी के सामने वे गर्व कर पाते तभी एक मोड़ पर घूमते ही एक युवक से टकरा गया, जिसके पूरे बाल रंगीन रंगों में रंगे हुए थे और उसने एक फैंसी ड्रेस भी पहना हुआ था, जो मोड़ के चारों ओर रेंगता हुआ जा रहा था।
बैंग बैंग, उससे टकराते ही रुद्राक्षी को सोलकर तारा और उसके पास खड़े ये छोटे गैंगस्टर एक ही समय में जमीन पर गिर पड़े। हाँ, किसकी कमीने की इतनी हिम्मत हो गई जो मुझसे टक्कर मार रहा है। तारा जमीन पर गिरते ही गुस्से में उस छोटे गैंगस्टर को शाप दिया जिसने उससे अभी टक्कर मारा था, और फिर उसके सामने गिरे उस छोटे गैंगस्टर को उठाते हुए पकड़ लिया। अरे चिरो, मुझे जाने दो। इस समय तारा ने जिस छोटे गैंगस्टर को पकड़ रखा था उसने गुर्राते हुए असकी चेहरे पर एक डरावनी सी नजर डालकर तारा के हाथों को एक झटके के साथ खुद से दूर करते हुए हताश होकर फिर वहां से भाग गया। उसके इस हरकत से तारा को एक पल के लिए तो अचंभित कर दिया गया था। वह इस छोटे कमीने की हरकतों से इस समय थोड़ा हैरान लग रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इस समय जिस तरह से तारा और अन्य लोग हैरान खड़े थे, उसी तरह कुछ बदमाश इधर उधर रेंग हुए दहशत से वहां से बाहर की तरफ भाग रहे थे। उन सब को ऐसे भागते हुए देखा तारा ने जल्दी से उन्हें पूछा, आप सब ये क्या कर रहे हैं? लेकिन किसी ने भी इस टाइम उस पर थोड़ा सा भी ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। तभी सबके हरकतें देखते हुए रुद्राक्षी ने भी अपनी आंखें नीची करते हुए थोड़ी सी अपने भौहें चढ़ा लिया। वह सोच रही थी कि क्या यहाँ पर कुछ हो रहा है। तभी एक छोटे गैंगस्टर ने अपने साथी तारा से सीधे पूछा, जो रुद्राक्षी इस समय अपने दिल में सोच रही थी, बहन तारा, क्या अंदर अभी कुछ चल रहा है? इस समय तारा के डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने इसे इतनी गंभीरता से नहीं लेते हुए कहा, तो सबके हिसाब से अंदर क्या हो सकता है? हम सब जब अंदर जाएंगे तभी तो हम जान पाएंगे ना कि वहां पर हो क्या रहा है। इस समय भी रुद्राक्षी ने तारा और उन छोटे गैंगस्टरों का पीछा करते हुए अंतिम कारखाने की इमारत में प्रवेश कर गई। उन लोगों ने कारखाने की इमारत में प्रवेश करते ही देखा कि कारखाने के इमारत की दरवाजे के चारों ओर 20 या 30 लोगों का एक समूह है, जिनमें से कई लोग अभी भी जमीन पर बैठे हुए थे। लेकिन जब सूर्यास्त का प्रकाश उन लोगों के अगल बगल के चेहरों पर पड़ा तो सभी लोगों को एक ही नज़र में उनके चेहरों पर खौफ का आभास हो गया था। उनके ऐसे नजरों को देखते हुए तारा और अन्य सभी लोगों ने कुछ जिज्ञासु नजर के साथ अंदर चले गए। तुम लोग यहाँ पर ऐसे खड़े क्या कर रहे हो? हम उस कमीनी लड़की को यहाँ पर लाए हैं, तुम यहाँ से हटो, हमें जल्दी से अंदर जाने दो। तारा ने एक अहंकारपूर्वक भाव दिखाते हुए उन्हें अपने साइड में धकेलते हुए आगे बढ़ गई। क्योंकि यहाँ पर सभी गैंगस्टर अभी हैरान और निश्चल लग रहे थे, पर जब तारा ने एक गैंगस्टर को अपने साइड में धक्का दिया तो उस गैंगस्टर के साथ लोगों के एक समूह भी जमीन पर गिर गए। उन सभी के सामने से हटकर साइड में इन लोगों के गिरते ही वहां की सभी चीजें उनके आंखों में स्पष्ट हो गई। फिर तारा और अन्य लोगों ने इस समय आखिरकार कारखाने के अंदर की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखते हुए अचानक से उन सभी के चेहरे पर हैरान और अविश्वसनीय भाव दिखाई देने लगे। तभी रुद्राक्षी ने भीड़ को चीरती हुई फैक्ट्री की इमारत के प्रवेश द्वार की ओर चलते हुए उसने देखा कि एक दर्जनों से अधिक लोगों की लाशें इस समय यह गंदी और धूल भरी फैक्ट्री की इमारत में पड़ी हैं। इन सबके बारे में सबसे भयावह बात यह है कि इनमें से कई लाशों को तो 5 भागों में काटते हुए उनको बहुत ही दयनीय तरह से मौत दिया गया था। यदि यह अभी की रुद्राक्षी के लिए नहीं होता, जो पहले से ही एक बार मरते हुए पुनर्जन्म ले चुकी थी, जो अभी अपने अंतरिक्ष में बहुत सारे शिक्षक के पास ट्रेनिंग ले रही थी, तो वह इस दृश्य को देखते ही सदमे में बेहोश हो गई होती। अब रुद्राक्षी वास्तव में समझ गई थी कि जो गैंगस्टर अभी अभी यहाँ से भागे थे, वे इतने डरे हुए क्यों थे। रुद्राक्षी ने कारखाने की इमारत में चले हुए दूर दूर तक कोई भी पसीने से लथपथ शरीरों को नहीं देखा, बल्कि इसके विपरीत अपने अविश्वास के लिए जमीन पर पड़ी हुई बहुत सारे लाशों को देखा, जिनके छाती पर एक सांप के आकार की पैटर्न बनी हुई थी, जो बिना सोचे समझे ही लोगों को पता चलता है कि वो सब भाई समीर के ही लोग थे। इस समय सभी के कानों में एक दर्दनाक कराह सुनाई दी, जिससे रुद्राक्षी ने अपने भौहों को थोड़ी उठाते हुए उस आवाज की दिशा में देखा। तभी वहां पर ब्रदर समीर भी आ गए। उसने आते ही जल्दी से अपना सिर घुमाते हुए आवाज की दिशा में देखने लगे। उन सबने देखा कि लाशों के समूह के बीच से धीरे धीरे कोई अपना एक हाथ उठाते हुए करा रहा है। इस समय इस आवाज ने वहां खड़े कई लोगों को फिर से भयभीत करा दिया, जिसके वजह से उनके मन में यहां से बाहर भाग जाने का कर रहा था। ये सभी छोटे बदमाश आमतौर पर सिर्फ एक छोटा सा धमकाने वाला होता है। उनके लिए ऐसा क्रूर मंजर देखना उनके अपने मौत को देखने जैसा ही है। वे सभी ऐसे भी इस समय बहुत ही डरे हुए हैं, लेकिन जब वे इस दृश्य को भूतों की फिल्म की तरह देखते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से फिर से बहुत डर जाते हैं। लेकिन उन सब के विपरीत भाई समीर गैंगस्टर के बॉस के रूप में उसने पहले से ही इस तरह की बहुत सी चीज देखे हुए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इन सबसे कोई डर नहीं लग रहा था। फिर वो उस जगह पर भागे जहां पर उसके आदमी के हाथ दिखाई दिए थे। फिर कुछ समय बाद भाई समीर ने जमीन पर पड़े बहुत सारे लाशों को खोदकर उस आदमी को वहां से निकलते हुए जमीन पर लिटा दिया,
और गहरी आवाज में उससे पूछा, यहाँ पर क्या हुआ था? तुम लोग ऐसे कैसे हो गए? किसने क्या है ये सब? भाई समीर को देखते हुए उसके सवाल सुनकर अपनी कांपती हुई आवाज में हकलाते हुए बोलने लगा, मुझे नहीं पता कि वो कौन है। फिर तुम सब ऐसे कैसे हो गए? ब्रदर समीर ने अविश्वसनीय रूप से उस छोटे गैंगस्टर को देखते हुए गुस्से से पूछा। ब्रदर समीर के दिल में यह अनुमान लगाते हुए कि यह उनका एक दुश्मन ही हो सकता है, जो लोग जानते थे कि रुद्राक्षी के हाथों उन्हें उस दिन नुकसान होने के साथ ही उसने उन्हें धमकी भी दिया, जिससे अन्य लोग अब उनके मनोबलों को और दबाने के लिए अवसरों को लेना चाहते हैं। इस समय जमीन पर पड़े उस नन्हे गैंगस्टर के खून से लथपथ चेहरा खौफ से भरा हुआ था, मानो वो इस समय कुछ भयानक दृश्य के बारे में सोच रहा हो। इस समय उस गैंगस्टर की देखकर भाई समीर सब समझ गए थे। ये पता चला कि जिस व्यक्ति ने उसके अधीनस्थ को इस बुरे हालत तक चोट पहुंचाई वो कोई और गैंगस्टर नहीं था, बल्कि कोई दूसरे लोग ही थे जो बेवजह ही उनको इस हालत तक मार डाला था। फ्लैशबैक बहुत सारे ड्रग्स और हथियारों को पैक करने के और सबके साथ रुद्राक्षी को सबक सिखाने की तैयारी करने के लिए इन छोटे गैंगस्टरों को भाई समीर ने ही यहाँ आकर इकट्ठा होने की व्यवस्था क्या था। वैसे तो भाई समीर के आने तक उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके सभी चीजें पैक कर लिया था, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस समय कोई अनजान आदमियों के एक समूह यहाँ पर अचानक से उनके सामने आ जाएंगे। इसके अलावा उस समूह के उनके सामने आते ही उन लोग ने एक ही समय में कुछ व्यक्तियों को घेरते हुए उनमें से कुछ लोगों को मार डाला, जिसे देखकर बाकी बसे गैंगस्टरों ने भी आकर एक साथ मिलकर उन अनजान लोगों को घेरते हुए उन्हें गिरफ्तार करने के बाद धमकी देने लगे। हालांकि जिन लोगों को वे धमकी दे रहे थे उन्होंने उनके धमकियों की बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए कुछ बदमाशों को फिर से मार डाला। ऐसा लगता है कि उनकी खबर को लीक होने से रोकने के लिए आखिरी घेरने वाले बदमाशों के भाग जाने के बाद उन लोगों ने यहाँ पर रखे सारे सामानों के सफाई के लिए एक व्यक्ति को छोड़ते हुए वहां बचे सभी छोटे गैंगस्टरों को मार डाला। और यह छोटा गैंगस्टर पहले स्थान पर घायल हो गया था, जिसके गंभीर चोट के कारण वह कोमा में चला गया था, इसीलिए तो अभी वह यहाँ अकेले जिंदा बसा हुआ था। फ्लैशबैक एंड। लेकिन जब तक उसे होश आई अब तक उसका काफी खून बह चुका है, जिससे पता चलता है कि वह भी बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस समय वे गैंगस्टर जो भाई समीर के साथ यहाँ पर देर से आए थे उन लोगों ने इस छोटे गैंगस्टर के स्पष्टीकरणों को सुनकर केवल उनकी पीठ पर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस करने लगे। पता नहीं कब, लेकिन उनके ऊपर से निकलने वाले ठंडे पसीनों ने अब तक उनके पूरे पीठ को भिगो दिया था। वे सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वे देर से भाई समीर के साथ आए, नहीं तो वे भी इन्हीं लोगों की ही तरह यहाँ मर चुके होते। भाई समीर ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका सामना ऐसी किसी स्थिति से होगा। वो मूल रूप से रुद्राक्षी को इस जगह पर सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन यहाँ अब का परिणाम इतना दयनीय था। दूसरी तरफ उस छोटे गैंगस्टर की रुक रुक कर कहे गए व्याख्या को सुनकर रुद्राक्षी ने वह अपने मुंह के कोने पर एक मजाकिया व्यंग्य दिखाया। उसे ये सब देखकर कोई भी अफसोस नहीं हो रहा था कि यहाँ इतने सारे लोग मारे गए थे। हालांकि जीवन अनमोल है, लेकिन ये किसके लिए होना चाहिए? वे लोग तो उसे यहाँ सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन इस समय लोगों के एक समूह अचानक से यहाँ प्रकट होकर उन्हें ही दयनीय तरीके से मार डाला। अपने आसपास के इन लोगों के चोटों को देखते हुए रुद्राक्षी ने अपना सिर नीचे कर लिया, क्योंकि इस समय उसकी भौहें तनी हुई थीं। उनके घर में मार्शल आर्ट सिखाने वाला मास्टर पहले एक विशेष सैनिक थे। हालांकि वह केवल एक सामान्य इकाई ही था, फिर भी वह सैन्य उपकरणों के बारे में बहुत कुछ जानता था, और रुद्राक्षी को भी स्वाभाविक रूप से उसके द्वारा इन सब के बारे में भी थोड़ा बहुत सिखाया गया था। इस टाइम इन लोगों के शरीर पर लगे चोटों को देखते हुए यह उसके मास्टर द्वारा कहे गई वर्णन के समान ही था, जिसमें कृपाणों के साथ सेना के कुछ घावों का वर्णन भी किया गया था। इस छोटे गैंगस्टर के विवरण के अनुसार उन्हें घेर कर मारने वालों के कई सुरागों के सम्मलन के लिए रुद्राक्षी ने अनुमान लगाया कि दोनों पक्षों की पहचान बहुत ही असाधारण होनी चाहिए। हालांकि रुद्राक्षी को नहीं पता था कि वे शख्स कौन थे, और वह ये जानना भी नहीं चाहती थी। आखिरकार कुछ चीजें कम जानना ही खुद के लिए बेहतर होता है। हाँ, ये सच में आत्मशोषित है और आप सभी जीवित नहीं रह सकते। इस समय रुद्राक्षी ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए भाई समीर को देखते हुए कहा, जो अभी अफसोस और डर के साथ जमीन पर बैठे हुए थे। फिर उसे देखते हुए रुद्राक्षी ने आगे कहा, ये सब भगवान ने तुम्हें मेरे लिए सिखाया है। अभी जब ब्रदर समीर ने रुद्राक्षी की आवाज सुनी तो उसने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखने लगे। इस समय ब्रदर समीर के आंखें कोबा सांप के आंखों की जैसे ही लग रही थीं। हालांकि उसने कभी वास्तव में रुद्राक्षी से नहीं मिला था, लेकिन तारा हमेशा उसके सामने उसकी बातें करता था और उसे पहले फोटो भी भेजा था, ताकि वह रुद्राक्षी को अच्छे से सबक सिखाने के लिए किसी को उसके पास भेज सके।
ब्रदर समीर ने तो बस इतने दिनों से रुद्राक्षी के बारे में बस सुना था और एक बार फोटो पर देखा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि फोटो में देखे हुए लड़की और वास्तविकता में देखी हुई लड़की दोनों ही बहुत अलग होंगे, क्योंकि रुद्राक्षी को रियल में देखना फोटो से भी बहुत ज्यादा सुंदर है। ऐसे भी आज भाई समीर और रुद्राक्षी को पहली बार आधिकारिक तौर पर एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। अगर अभी उसके गैंग के साथ कुछ भी नहीं हुआ होता तो शायद ये भाई समीर इस समय रुद्राक्षी को अपनी वासनापूर्ण और लालची आंखों से देख रहा होता। लेकिन अब वह इस समय बहुत ही गुस्से में है। वह बस अभी अपने दिल के गुस्से को उतारना चाहता था, क्योंकि इस समय उसके मन में सल रहे बेचैनी के भावना ने उसके सोचने समझने के भावना को बेहोश कर दिया था। इस समय भाई समीर अकेला नहीं है जो बहुत परेशान है। वहां पर खड़े हर एक इंसान परेशानी में इधर उधर कर रहा है, सिवाय रुद्राक्षी के जो आराम से सबको परेशान होते हुए देख रही है। वहां खून से भरी ऐसी अजीब और क्रूर जगह में ये बहुत ही भयानक लग रहा था। पर जब परमेश्वर ने उन सबको सबक सिखाने के लिए अपनी आंखें खोली ही है, तो रुद्राक्षी भी फिर से उन लोगों को सबक सिखाने में परमेश्वर के साथ शामिल हो गई, ताकि वे सब लोग स्वाभाविक रूप से अनजाने में ही अपने मन में सल रही बुरी बातों को और ज्यादा सोचने लगे। क्योंकि ये सभी छोटे गैंगस्टर लगभग सभी तरह के छोटी मोटी चोरियां ही करते आ रहे हैं, उन्होंने कभी भी किसी को नहीं मारा था। इसलिए ऐसे खून से भरी अजीब और क्रूर जगह के सामने तो उनके दिलों की गहराई से मदद नहीं कर सकते, लेकिन भूतिया चीजों के बारे में सोचने लग जाती है। इस समय डरपोक छोटे गैंगस्टर्स अब और मदद नहीं कर सके और जोर से चिल्लाते हुए वह वहां से भाग गया। वो बस इस समय इस नरक जैसी जगह से बचने की कोशिश कर रहा था। लगातार डरावनी चीखों के साथ रुद्राक्षी ने भी सके साथ मिलकर कारखाने की इमारत के दरवाजे की ओर देखा। अब वहां पर लगभग 1 दर्जन लोग ही बचे हुए थे। ये सब देखकर उसके मुंह पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। फिर उसने भाई समीर को देखने के लिए अपना सिर फिर से घुमाया। यदि शुरू से ही पहले समीर द्वारा लाए गए अधीनस्थों की संख्या 20 या 30 लोगों का पहला समूह है जो ये भी नहीं जानते थे कि उन्हें किसने मारा, साथ ही समीर द्वारा अब लाए गए अधीनस्थों की संख्या 50 या 60 लोगों के है। इन लोगों की संख्या को देखकर शायद रुद्राक्षी को अभी भी थोड़ी चिंतित होना पड़ता। आखिरकार उसकी चोट अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन अब वहां पर रह गई बाकी लोगों की संख्या को देखकर उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। खुद ब्रदर समीर और उसे लाने वाले तारा के अलावा कुल संख्या मात्र 15 लोगों से अधिक नहीं है। वो सब उससे कैसे लड़ सकते हैं? क्या अधिक है, इस खूनी और अजीब कारखाने की इमारत में ये लोगों को एक नकारात्मक सी माहौल देता है, जिससे उनकी सारी आभा कमजोर होने के साथ ही उनकी युद्ध प्रभावशीलता भी बहुत कम हो गई है, जिसके कारण वे सब अब रुद्राक्षी के विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। इस समय ब्रदर समीर ने किसी की भी परवाह न करते हुए इन सारी नफरतों को रुद्राक्षी के सिर के ऊपर ही दर्ज कर दिया। क्योंकि भाई समीर के दिल में तो यही था कि अगर रुद्राक्षी को सबक सिखाने की बात नहीं होती तो वह अपने मातहतों को यहाँ कैसे बुला सकता था। वे सब यहाँ 1-2 बार ही नहीं, जब भी उनको दूसरे लोगों को सबक सिखाना होता है वे सभी हर बार यही आते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई थी। बस इस बार रुद्राक्षी के उत्पन्न किए गए एक समस्या के कारण ही उसके इतने लोग मारे गए हैं। इससे मेरा क्या लेना देना है? तुमको लंबे समय से कहा गया है कि इस तरह के काम करना बंद कर दो, लेकिन तुम ही किसी की बात नहीं सुनते। भाई समीर के उसे ब्लेम करते ही रुद्राक्षी ने भी तपाक से उसका उपहास करते हुए उसके पेट और पीठ पर हाथ रखते हुए अपनी बातें जारी रखी। हे, या फिर तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने ही किसी को तुम्हारे इन सभी अधीनस्थों को मारने के लिए भेजा है? ब्रदर समीर इन छोटे गैंगस्टरों का बॉस बनने में सक्षम था, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को वह चाहकर भी उन्हें मारने के लिए नहीं भेज सकता। इस सब मामले का रुद्राक्षी से कोई भी लेना देना नहीं था। हालांकि ये खबर बाहर फैलने के बाद कि अब उसके इतने सारे अधीनस्थों की मृत्यु हो गई है, तो जो लोग जानते हैं कि रुद्राक्षी ने उसे क्या धमकी दी थी, तो क्या वे लोग मानेंगे कि उसके ये लोग रुद्राक्षी द्वारा नहीं बल्कि अन्य लोगों द्वारा मारे गए थे? और इस तरह के अंतिम परिणाम की कल्पना की जा सकती है। अगर फिर से वो मूल रूप से सफलता के बिना फिर से यहाँ अपना प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहता था, तो यह उसके लिए अभी बिल्कुल भी प्रतिकूल नहीं था। फिर भी अगर वो ऐसा करना चाहता है तो यह निश्चित रूप से खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। रुद्राक्षी, जब से मैंने आज तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, तो क्या तुम सोचती हो कि तुम यहाँ से इतनी जल्दी और इतनी आसानी से जा सकती हो? ब्रदर समीर ने भी रुद्राक्षी का मजाक उड़ाते हुए कहा। क्रोधित समीर भाई की आंखों में इस समय रुद्राक्षी को देखते हुए बस वासनापूर्ण लालच का भाव आ रहा था। फिर उसने रुद्राक्षी को देखते हुए ही अपने मन में सोचा, ऐसी महिला, जब तक वो उसके साथ मजे करते हुए कुछ तस्वीरें ले लेता है तब तक वह भविष्य में उसके सामने कभी भी अहंकारी होने की हिम्मत भी नहीं कर सकेगी।
साथ ही अगर कभी उसे अपमानित करने की हिम्मत करे तो भी उसको उसके लिए एक दर्दनाक कीमत चुकानी होगी। इस समय समीर के चेहरे पर एक क्रूर नजर के साथ उसने अपने आदमियों को आज्ञा दिया, तुम लोग अभी उसे पकड़ लो और मेरा उसके शरीर के साथ आनंद लेने का प्रतीक्षा करो, फिर मैं इसे तुम लोगों के पास छोड़ देगा। ऐसे ही ब्रदर समीर ने अपने मातहतों को आदेश दिया, जिससे वे सभी अपने होश में आ गए, लेकिन उनमें अभी भी ज्यादा गति नहीं थी। हालांकि इस समय तारा ने अन्य छोटे गैंगस्टरों के साथ मिलकर अभी भी रुद्राक्षी को घेर लिया था, पर उसका पूरा शरीर डर के कारण सतर्क भी था। जब रुद्राक्षी ने छोटे गैंगस्टरों को उसे घेरते हुए देखा, तो वह थोड़ा सा हल्के से हंसाते हुए अपने एक कंधे पर रखे हुए स्कूल बैग को एक गैंगस्टर के सिरे पर फेंक दिया। स्पर्श की एक आवाज के साथ ही वो स्कूल का बैग जाकर उस छोटे कमीने के चेहरे पर जोर लगा, जिससे उसे चक्कर आते हुए वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जिस कारण से रुद्राक्षी की तरफ भागे हुए अन्य बदमाशों ने स्थिति और दृश्य को अवचेतन रूप से देते हुए आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं की। यदि यह हर रोज की ही तरह सामान्य दिन होता तो वे सभी आगे भी दौड़ सकते थे, लेकिन यहाँ के खूनी दृश्य और नकारात्मक चुंबकीय क्षेत्र ने उनके दिलों में जो डर पैदा करके रखा था, उसी के प्रभाव में आकर अपनों को पिटते देखा तो आगे बढ़ने की उनकी ओर हिम्मत नहीं हुई। उन सबको आगे न आते देख रुद्राक्षी बस मुस्कुराते हुए भाई समीर को देखकर कहने लगी, भाई समीर, तुम्हारे अधीनस्थ तो इस समय मुझे सू भी नहीं पा रहे हैं। उसकी इस उपहास पर भाई समीर केवल गुस्से से लाल हो गया और गुस्से में अपने आदमियों पर चिल्लाया, तुम सब क्या बेवकूफ हो? क्या तुम सब जमीन पर पड़े इतने सारी चीजों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम लोगों ने उसे मार भी डाला तो। इस समय ब्रदर समीर के आदेश सुनकर सभी अधीनस्थों ने झट से झुककर जमीन पर पड़ी लोहे की छड़ों को उठाते हुए उन्हें रुद्राक्षी की ओर लहराया। ये सब देखकर भी रुद्राक्षी को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। इसके उलट उसका शॉट अभी भी साफ सुथरे लग रहे थे। उसने फिर अपने स्कूल बैग को जमीन पर से उठाते हुए अपने पैरों से लात मारकर चारों बदमाशों की धुनाई की, जो अभी अभी उसे पकड़ने के लिए उसके पास आए थे। इस समय तारा अपने साथियों के साथ खड़े होकर अपने 10वें साथियों को इस तरह बस मार खाते हुए देखा, जिससे उसका शरीर डर से सिहर उठा। तभी रुद्राक्षी के तरीकों के बारे में सोचते हुए वो अचानक से ही चिल्लाते हुए जल्दी से अपने हाथों में रखे चीजों को जमीन पर गिरा दिया और वहां से भाग गई। इस समय भाई समीर भी अपने सामने के इस दृश्य को आश्चर्य से देखते हुए थोड़ा सा अवाक रह गया। उसे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि उसके आदमी इतने निकम्मे होंगे जो एक लड़की से इतनी जल्दी हारकर वहां से भाग गई। इस समय सब गैंगस्टरों को पिटने के बाद रुद्राक्षी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे से भाई समीर की ओर चल पड़ी। भाई समीर, आपके सभी माथत तो वहां से भाग गए हैं। तभी रुद्राक्षी के बातों से भाई समीर अपने होश में लौट आया। इस समय उसके चेहरे पर एक भयानक अभिव्यक्ति के साथ उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, बहुत अच्छा, मैंने तुम्हें एक मार्शल आर्ट अभ्यासी बनने के बारे में कभी उम्मीद नहीं किया था। हा, क्या तुम्हारे मातहतों ने तुमको सच में नहीं बताया? रुद्राक्षी ने उसकी मजाक उड़ाते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही एक मौका दिया था, लेकिन तुम इसे संजोना नहीं चाहते थे, इसलिए तुम मुझे कभी दोष नहीं दे सकते। भाई समीर उन शब्दों पर कैसे विश्वास कर सकता था जो उसके अधीनस्थों ने उसे कहा था। उसने ये सोचा कि वे सब केवल अपने जिम्मेदारियों से बस भाग रहे थे। वह सब लोग तो बस एक बेकार का गुच्छा है, तुम मुझे उनके जैसा मत समझो। भाई समीर झुके ने जमीन पर पड़े एक स्टील के पाइप को उठाकर दहाड़ते हुए रुद्राक्षी के सिर पर मार दिया। तभी रुद्राक्षी ने भी अपने स्कूल के बैग को अपने हाथ से भाई समीर की बाह की तरफ फेंकते हुए उसके पैरों को लात मारकर हवा में उछल गई और फिर से भाई समीर की छाती पर लात मारी। उसकी सभी हरकतें इतनी सहज और प्रवाहपूर्ण थे कि उसने समीर को बिल्कुल भी प्रतिक्रिया करने का मौका ही नहीं दिया। समीर का हाथ रुद्राक्षी के स्कूल बैग से टकराने साथ ही रुद्राक्षी ने उसे सीने में एक जोरदार लात भी मारी, जिससे वो पूरा व्यक्ति 4 या 5 मीटर पीछे तक चला गया था। इस समय समीर का शरीर अब और मजबूती से खड़ा नहीं हो सका, जिसके कारण वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। खांसी खांसी खांसी। जमीन पर गिरते ही भाई समीर ने हिंसक रूप से खांसते हुए अपनी छाती को अपने हाथों से पकड़ लिया। भाई समीर को इस हालत में देखते हुए रुद्राक्षी ने आगे बढ़कर भाई समीर की छाती पर पैर रख दिया। ब्रदर समीर ने उस पैर को देखा जो अभी उसकी छाती पर रखी हुई थी। उस पैर को देखते हुए उसकी आंखें के भाव बदलने के साथ ही उसके मुंह के कोने पर एक इत्मीनान सा मुस्कान दिखाते हुए उसने रुद्राक्षी को देखा। इस समय उसके वो आंखें शर्माते हुए थोड़ी सी छिपी हुई लग रही थी। उसकी ऐसी बड़ी हरकतें देखकर रुद्राक्षी ने धीरे धीरे नीचे बैठते हुए अपनी कलाई मोड़ी, जिससे उसकी उंगलियों के बीच में एक छोटी सी चांदी की सुई दिखाई देने लगी। उस चांदी के सुई को अपने हाथों से खेलते हुए उपने सपाट स्वर में कहा, भाई समीर, मैं मूल रूप से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी,
लेकिन तुम अगर मुझे ऐसे ही परेशान करोगे तो मेरे पास तुमको उसके लिए कुछ कीमत चुकाने देने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तुम अभी मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? ब्रदर समीर ने रुद्राक्षी के हाथ में चांदी की सुई को देखा तो उसके शरीर अनजाने में ही कांपने लग गया था, जिससे वो अपने कांपती हुई आवाज में ही इस समय रुद्राक्षी से पूछने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। स्वाभाविक रूप से तुम कुछ ही समय बाद समझ जाओगे। समीर को ये कहते हुए रुद्राक्षी ने अपने मुंह के कोने पर एक बुरी सी मुस्कान दिखाते हुए अपनी आंखों को भाई समीर की पेट के नीचे तक देखते हुए कहने लगी, तुम्हें वास्तव में लड़कियों के साथ उस तरह के काम करना पसंद है ना? तो क्यों ना मैं तुम्हारे बच्चे को ही अब बात कर दूं। फिर तो उसके बाद तुम्हें ये सब करना पसंद हो या ना हो, लेकिन तुम फिर से वो सब कुछ कभी भी नहीं कर सकोगे, ये ठीक है ना? जब ब्रदर समीर ने रुद्राक्षी के मुंह से ये सब सुना तो उसकी आंखों के पुतलियां अचानक से हिस्से सिकुड़ गईं। उसने खुद से ही कहा, ये लड़की मुझे मारना नहीं बल्कि मेरा पूरा जीवन बर्बाद करना चाहती है। सच तो ये है कि वह अब इस बच्ची से काफी ज्यादा डर गया है। इस समय वो सोचने लगा कि वो कभी कभी पुलिसों के हाथों पकड़ा भी जा चुका था और पहले भी पास में बने सैन्य शिविर के सैनिकों से भी मिल चुका था, लेकिन अभी अभी इस लड़की ने उसके सामने जो आभा बिखेरी है वो उन सिपाहियों के समान ही है जो युद्ध के मैदानों से आते हैं। तभी रुद्राक्षी ने अपने हाथों में पकड़ी हुई चांदी की सुई को तेजी से समीर की पेट के निचले हिस्से में चुभा दिया। फिर रुद्राक्षी ने चुभे हुए चांदी की सुई को अपने हाथ से वापस निकालते हुए अपना सिर घुमाकर बाहर आसमान की ओर देखा। इस समय आसमान में धीरे धीरे अंधेरा होते देखकर कुछ सोचते हुए वह वापस जाने के लिए खड़ी हो गई, नहीं तो दादाजी को उसकी बहुत चिंता हो जाएगी। अब तुम यहाँ अच्छे से रहो, ये कहते हुए रुद्राक्षी ने भाई समीर के सिर पर लात मारी, जिससे समीर ने केवल अपने सिर में चक्कर सा महसूस करते हुए वहीं पर बेहोश हो गया। फिर रुद्राक्षी ने अपनी स्कूल बैग की तरफ जाकर उसे उठाते हुए वापस अपनी पीठ पर रख लिया और वहां से मुड़ते हुए परित्यक्त कारखाने से बाहर निकल गई। जब रुद्राक्षी उस कारखाने की इमारत से बाहर आए तो उसने देखा कि लाल बालों वाले गैंगस्टर का वैन अभी भी वहीं पर रखी हुई है, जिसे देखकर अब उसके मुंह के कोने चिकोटी काट रहे थे। उसने अपने मन में ही कहा, तो क्या वह नन्हा बदमाश डर के मारे गाड़ी भी भगाना भूल गए था? वो ये देखकर अपना सर खुजाते हुए वैन को खोलकर देखा तो पहले तो वह हैरान रह गई क्योंकि कार में अभी भी चाबी लगी हुई थी। इस समय वो इन सबसे बहुत ही संतुष्ट होते हुए इस जीर्ण शीर्ण वैन को असमान सड़क पर बड़बड़ाते हुए चलाने लगी। हालांकि जब रुद्राक्षी एक जंगल के रास्ते से गाड़ी को चलाने ही वाली थी कि तभी वैन ने एक बूम की आवाज करते हुए अचानक ही वहीं पर रुक गया। वैन के रुकते ही रुद्राक्षी ने अपने पलकें झपकाते हुए बस वैन को घूर कर देखा और आकाश की ओर देखते हुए कहा, इसे वास्तव में अभी ही खराब होना था। मैं अब जल्दी से अपने घर कैसे जाऊंगी? हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भगवान? अब तो वैन खराब हो गई थी तो वो सहकर भी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वह केवल अपना स्कूल बैग उठाकर वैन से बाहर निकलकर पैदल अपने घर जा सकती है। जब रुद्राक्षी वैन से बाहर निकली तो उसने अपने चारों ओर देखते हुए अपनी भौहों को छुआ और बेबसी से आह भरी। रुद्राक्षी ने फिर एक गहरी सांस लेते हुए अपनी पीठ पर अपने स्कूल बैग के साथ तेजी से जंगल के रास्ते पर दौड़कर जंगल में चली गई। अंधेरी रात के नीचे जंगल में अंधेरा और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था, साथ ही समय समय पर झूलती हुई शाखाओं की सरसराहट और हवाओं की आवाज सुनाई दे रही थी। सौभाग्य से अपने पुनर्जन्म के बाद रुद्राक्षी ने अंतरिक्ष में अपने डर से लड़ने की ट्रेनिंग पहले ही ले लिया था, नहीं तो वह इस समय अपने पुराने यादों से लड़ रही होती जिससे जीतना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता। लेकिन अभी वो बहुत ही साहसी बन गई थी, यहाँ तक कि अभी अगर कोई अचानक उसे डराने के लिए उसके सामने आ जाए तो भी उसे कोई डर नहीं होगा। हालांकि अभी वो बस 2 या 3 मिनट के लिए ही दौड़ी थी कि वो अचानक से ही वहीं पर रुककर एक दिशा में देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए अपनी भौहें चढ़ा लिया। क्या वहां पर लड़ाई हो रही है? तभी उसे कारखाने की स्थिति और रहस्यमय तरीके से भाई समीर के लोगों को मारने वाले लोगों के समूह के बारे में याद आया। तो रुद्राक्षी ने अपनी भौहें उठाते हुए सोचा, क्या अभी लड़ाई कर रहे लोग वही लोग हो सकते हैं जिसने उन सबको मारा था? गैंगस्टरों के पिछले विवरण के अनुसार वे लोग हमारे ही देश के ही होना चाहिए, और वे अभी जिन लोगों का शिकार कर रहे हैं वे शायद हमारे देश के नहीं हैं। अन्यथा वे लोग उन गैंगस्टरों को कैसे मार सकते थे? दूसरा, एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, या फिर यह भी बहुत संभव है कि वो लोग हमारे देश के सैनिक हों। इस समय लड़ाई को देखने के लिए रुद्राक्षी ने एक पेड़ पर चढ़ गई और कुछ दूरी पर ही उसने अंधेरे जंगल में 2 अंधेरे छायाओं को लड़ते हुए देखा जो उससे ज्यादा दूर नहीं था। उस सूची को मुझे सौंप दो, फौजी के छुरा लिए हुए युवकों में से एक ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। उस काले कपड़े पहने आदमी ने भी एक कृपान पकड़े हुए था। इस समय उसकी आवाज बहुत ही ठंडी थी, एक तेज ब्लेड की ही तरह। हो गद्दार, मरो तुम।
काले कपड़े पहने आदमी ने अपनी आंखें उठाईं। उसकी आंखें, जो रात के अंधेरे से भी ज्यादा गहरा, चील और बांस की तरह ही तेज और ठंडी रोशनी से जगमगा रही थी, कि तभी उसकी आकृति एक सैन्य कांटा पकड़े हुए युवक के गले की ओर घूम गई। चुंबकीय चुंबकीय। युवक काले कपड़े पहने आदमी की हरकतों को महसूस करते हुए काले कपड़े पहने आदमी के गले काटे जाने का विरोध करने के लिए अपने सेना के छुरे को अपने गले के सामने खड़ा कर दिया। हालांकि काले कपड़े पहने व्यक्ति ने अपनी कलाई को उल्टते हुए युवक के पीछे की ओर से कृपान की नोक से उसके गर्दन पर वार किया। इस वार से तुरंत ही युवक के शरीर से खून के छींटे बाहर की ओर पड़ गए, जिससे युवक की आंखों के पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो युवक जमीन पर गिरा, काले कपड़े वाला आदमी भी पीछे मुड़ते हुए एक कश की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। इस समय रुद्राक्षी ने काले कपड़े पहने आदमी को जमीन पर गिरते हुए देखा और फिर उस मरे हुए युवक की तरफ देखकर अपने भौहें चढ़ाती हुई अपने ठुड्डी को छूने लगी। ऐसा लगता है कि यह काले रंग के कपड़े पहने हुए आदमी हमारे देश का ही सदस्य है, जिसे अभी मेरे सामने मरने की अनुमति नहीं दी जा सकती। रुद्राक्षी ने पेड़ की चोटी से जमीन पर कूदते हुए अपने मन में खुद को ही बुदबुदाते हुए कहा। इस समय रुद्राक्षी सीधे काले कपड़े पहने आदमी के बगल में आकर नीचे बैठकर उसे जमीन पर पड़ा हुआ देखा तो उसने उसके शरीर को हिलाते हुए खुद का आमना सामना किया। अभी कुछ समय पहले अंधेरी रात के वजह से रुद्राक्षी को काले कपड़े पहने आदमी का विशिष्ट रूप स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, पर अब जब उसने करीब से उसे देखा तो उसने उस आदमी के आकर्षक और सुंदर रूप को देखा तो उससे उसकी आंखें ही नहीं हटाई जा सकीं। इतना सुंदर! रुद्राक्षी कुछ देर के लिए अपने आप से ही बुदबुदाई, लेकिन तभी उसे अपने उस अपहरण का दिल याद आया तो वो एकदम से सोच गई, क्योंकि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि एशिया के नंबर एक बिजनेसमैन शिवम ओबेई है। उसे तो झटका इस बात के लिए ज्यादा लगा कि शिवम एक सीक्रेट आर्मी अफसर भी है। बकवास, वो अभी जहरीला है। रुद्राक्षी इस समय अपने होश में आते ही उसने जल्दी से उसकी नब्ज को पकड़ी तो उसने पाया कि इस समय उसकी नब्ज अस्त व्यस्त हो रही थी और उसके शरीर में विषाक्त पदार्थ दौड़ रहे थे। तभी उसके शरीर पर बड़े और छोटे घावों को देखते हुए ये सभी घाव स्पष्ट रूप से हरे काले रंग के थे और यह स्पष्ट था कि उसे घायल करने वाले हथियार बहुत ही जहरीले थे। ये सब देखकर रुद्राक्षी ने जल्दी से उसके ऊपर के सारे कपड़े उतारे, जिससे उसके सामने दिख रहे शिवम के मजबूत छाती को दिखाते हुए उसकी सौंदर्य से आकर्षित होने में मदद करने में असमर्थ हो रही थी। भले ही वो इस समय कोमा में था, फिर भी शिवम की सांसों ने इस समय रुद्राक्षी के दिल को धड़का रहा था, लेकिन उसके शरीर पर बने हुए कुछ अन्य निशानों को देखकर रुद्राक्षी ने खुद को बहुत व्यथित महसूस किया। इस समय शिवम के इन निशानों को देखते हुए वह बता सकती थी कि इस आदमी की सेना में एक असामान्य स्थिति होनी चाहिए। वो शायद एक शीर्ष स्तर का विशेष सैनिक है। उसने अपने पिछले जन्म में कुछ साधारण सैनिकों के शरीर पर चोट के निशान भी देखे थे, पर इस सामने वाले करामाती युवक से उनकी चोटों के निशान कभी तुलना नहीं कर सकती है। इस समय कुछ काले रक्त उसकी चट्टान जैसी मांसपेशियों से नीचे की ओर बह गया, जिसे देखकर रुद्राक्षी ने अपना सिर नामे हिलाते हुए एक गहरी सांस ली और उसके शरीर की जांच करने लगी। कई प्रयोगों के बाद रुद्राक्षी ने पाया कि उनकी आंखों के दूरबीन क्षमता न केवल किसी व्यक्ति के शरीर की संरचना के माध्यम से देख सकती है, बल्कि उपचार की आवश्यकता वाले एक्यूपंक्चर बिंदुओं को खोजने की क्षमता का भी उपयोग कर सकती है। हालांकि रुद्राक्षी ने इस फंक्शन का अंधाधुंध उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इसका उपयोग करने के बाद उसके कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं। लेकिन इस समय वो सिर्फ अपने सामने वाले इस आदमी को बचाना चाहती थी, जो उसके सामने धीरे धीरे मर रहा था। इस समय रुद्राक्षी ने अपने सिर में हो रही झंझनाहट को सहन करते हुए जल्दी से घूमकर उसने आदमी ने अभी अभी पकड़ी हुई कृपान को अपने हाथ में लेते हुए उसकी घाव से जहरीला मांस को काट दिया। फिर उसके दादाजी ने उसके लिए विशेष रूप से तैयार किए गए सुइयों को अपने बैग से बाहर निकाला। अपने बैग से सुइयों को निकालने के बाद रुद्राक्षी ने सबसे पहले तो उसके छाती पर एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर सभी सुइयों को सूभा दिया, ताकि जहरीली गैस को उस समय उसके हृदय पर आक्रमण करने से रोका जा सके। एक पल के लिए अपनी आंखों की क्षमता के द्वारा उसे याद दिलाने की मदद से मुग्ध व्यक्ति के इलाज करने से अब तक शिवम के शरीर से 8 या 9% तक जहर को निकाल दिया गया है। अब जब तक यह आदमी वापस जाकर खुद को अधिक समायोजन करता है, तब तक ये ठीक रहेगा। फिर रुद्राक्षी ने शिवम के कपड़ों को उसी के कृपान से ही छोटे छोटे पट्टियों के आकार में फाड़ कर उन्हें उसके शरीर की घावों के चारों ओर लपेट दीपा, ताकि उसके वो घाव जनेंगल में किसी भी सित से संक्रमित न हो सके। ये पहली बार है कि रुद्राक्षी ने इतनी गंभीर रूप से घायल किसी व्यक्ति का इस तरह से इलाज किया है। उसके लिए तो उसे अपनी आंखों की शक्ति और विशेष प्रभावों पर किए गए उसके हालिया शोध के लिए धन्यवाद देना होगा, जिस वजह से अभी उसने इतने अतसी तरह से अपना काम पूरा कर पाए।
अब उसकी ये दो आंखें निश्चित रूप से गंभीर बीमार रोगियों के इलाज के लिए उनकी एक हथियार की तरह ही है। सौभाग्य से ये करामाती आदमी अभी भी कोमा में है, जिससे उसे अपनी आंखों की विशेष क्षमताओं को उसके ऊपर आजमाने का एक अवसर मिल गया। अपने स्वयं के घावों को पट्टी करने के अनुभव की मदद से रुद्राक्षी ने शिवम की पीछे के घावों को संभालने के बाद उसने अपने मुंह पर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ शिवम के एक बड़े पेड़ के खिलाफ झुका दिया। हालांकि शिवम अभी भी कोमा में सो रहा था और उसके ठंडे होंठ एक चाकू की तरह कसकर दबाए हुए थे, फिर भी इसने इस समय रुद्राक्षी को एक घातक प्रलोभन दिया। फिर उसे ऐसे देखते हुए ही रुद्राक्षी ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से शिवम की काली पलकों को छुआ। इस समय इस सुंदर मुख को देखकर उसके हृदय में एक दुष्ट विचार उत्पन्न होने लग गया। इस समय रुद्राक्षी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके ऊपर एक राक्षस का साया हावी हो रहा हो। वह अभी थोड़ी उत्साहित होकर धीरे धीरे अपना सिर नीचे की ओर करते हुए शिवम के दो ठंडे होठों को देखते हुए ही धीरे धीरे अपना सिर नीचे कर लिया। अभी जब चारों कोमल होंठ आपस में मिले तो रुद्राक्षी ने महसूस किया कि उसके दिमाग में एक धारणा अचानक टूट गया है। वह अपने पिछले जीवन में, हालांकि उसने एक प्रेमी को डेट किया था, फिर भी उसने उसे कभी भी नहीं चूमा था और आमतौर पर वो दोनों सिर्फ एक दूसरे का हाथ ही पकड़ते थे। ये दूसरी बार था जब उसने इस आदमी को इस तरह चूमा था और वह अभी भी इतना आकर्षक और सुंदर लग रहा था। इस समय उसने केवल महसूस किया कि उसके दिमाग में एक तरह का खालीपन की भावना था। तभी अचानक से शिवम धीरे से कराह उठा, उसकी लंबी काली पलकें हल्के से कांपने लगी और धीरे धीरे उसकी आंखें खुल गईं। ये सिर्फ इतना है कि पहली बार शिवम ने अपनी आंखें खोली तो वह सामान्य लोगों से थोड़ा सा ही भ्रमित लग रहा था, जैसे कि वह एक हल्की नींद वाला व्यक्ति हो जिससे वो जल्द ही जाग गया। इस समय जागते ही किसी लड़की को उसे ऐसे किस करते देख शिवम की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसके होठों को अभी किस करके छोड़ने वाली रुद्राक्षी को देखकर उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जब वह घायल हो गया था तब उसके साथ एक महिला द्वारा छेड़खानी किया जाएगा। रुद्राक्षी ने भी इस समय शिवम के हरकतों को महसूस किया तो उसने भी अपनी आंखें खोल ली और शिवम की काली अदृश्य आंखों को देखने लगी। अचानक उसके आंखों को देखते हुए रुद्राक्षी का दिल तो मानो उछलकर उसके गले तक आता हुआ प्रतीत हुआ, जिसके कारण इस समय उसके चेहरे पर एक घबराहट और ग्लानि के भाव चमकने लगे। अभी रुद्राक्षी के दिल में केवल एक बुरी तरह चीख निकल रही थी, इसलिए उसने डर के मारे कुछ न सोचते हुए शिवम की चोट और उसके शारीरिक शक्तियों की कमजोरी का लाभ उठाते हुए अपनी एक हाथ उठाकर उसके गर्दन की पीछे मार दिया। शिवम ने कभी नहीं सोचा था कि रुद्राक्षी उसके ऊपर हमला कर देगी। वह तो इस समय रुद्राक्षी का चेहरा साफ देखना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने केवल एक अस्पष्ट रूपरेखा देखी, फिर उसकी आंखें धीरे धीरे फिर से एक पल के लिए काली हो गईं और उसका सिर एक तरफ झुकते हुए वो फिर से बेहोश हो गई। इस समय रुद्राक्षी ने बस अपने मुंह के कोने को हिलाते हुए खून से सने अपने होठों को छुआ और जमीन से उठ खड़ी हुई। सच कहूं तो उसे वास्तव में उम्मीद ही नहीं थी कि शिवम इतनी जल्दी जाग जाएगा। उसने तो उसकी सभी कार्यों की खोज लिया। भाग जाओ। इस समय रुद्राक्षी के दिमाग में केवल यही एक विचार बचा था, इसलिए वो वहां से जल्दी से बेतहाशा भाग गई। लेकिन 2 कदम चलने के बाद वह पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि अपने डर के मारे उसने खुद के स्कूल बैग को तो ले जाना भूल गई थी। इसलिए अपने एक दोषी विवेक के साथ वो फिर से वापस आए और अपना स्कूल बैग अपनी पीठ पर उठाते हुए पागलों की तरह वहां दौड़कर भाग गई। आखिरकार उसने चुपके से शिवम को चूमा और फिर उसे मारा भी था। इस समय रुद्राक्षी ने केवल यह महसूस किया था कि संयुक्त 2 पीढ़ियों में भी वह कभी भी इतनी शर्मिंदा नहीं हुई थी। इस समय दादाजी ने अपनी प्यारी पोती को घबराहट में वापस भागते हुए देखा तो उनका चेहरा आश्चर्य और चिंता से भरा हुआ था। इसलिए उन्होंने पूछा, रुद्राक्षी बच्चा तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? ये कुछ भी नहीं है दादा, रुद्राक्षी ने जल्दी से अपना हाथ हिलाते हुए कहा। वापस आते वक्त रास्ते में मैंने एक कुत्ते द्वारा काटे गए व्यक्ति को बचाते हुए उसे इससे निपटने में भी मदद की और उसे वापस अस्पताल भेजा दिया, जिसके कारण मैं आज पहाड़ पर भी नहीं जा सकी। लेकिन जब मैं उस आदमी को भींचकर देखा तो बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मैं वापस भागते हुए आई। जब तुम देर से घर आते हो तो बस मुझे इसका कारण समझाओ, ना कि इतनी उत्सुकता से यहाँ वहाँ भागते भीगते फिरो। तुम्हें पता है ना कि अभी तक तुम्हारा शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, दादाजी ने भी झट से उसे समझाते हुए कहा। तभी रुद्राक्षी ने एक अजीब तरह से मुस्कुराहट के साथ तसल्ली दिया, दादाजी मैंने इसे आपको कई बार कहा है कि मैं ठीक हूँ, और आप भी तो मेरा हर रोज चेकअप करते हो ना, और मास्टर ने भी मुझे व्यायाम ज्यादा करने के लिए कहा था ताकि मैं मजबूत बन सकूं। तुम बच्चे, तुम कभी भी आज्ञाकारी क्यों नहीं होती?
दादाजी ने बेबसी से अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, ठीक है, राधा ने पहले ही रात का खाना बना लिए है तो चलो इसे जल्दी से खा लेते हैं। ठीक है। रुद्राक्षी ने भी इस समय अपने चेहरे पर एक कड़ी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए अपने दादाजी को डाइनिंग एरिया में जाते हुए देखकर उसने एक राहत की सांस ली और अपनी छाती को थपथपाया, ये सोचकर कि वो उस समय जंगल में शिवम के क्या कर रही थी। ये सब याद करते ही रुद्राक्षी को इस समय केवल अपने चेहरे पर एक गर्माहट महसूस हो रही थी, लेकिन वो अभी भी अपने दिल में शिवम को लेकर बहुत ज्यादा चिंता महसूस कर रही थी। उसने अपने मन में सोचा, क्या वो वहां पर अभी भी अकेला होगा? वो अभी तक तो ठीक हो गया होगा ना? हालांकि पूरे रास्ते में उसकी आत्मा तनावग्रस्त थी और अब जाकर उसकी आत्मा आराम कर रही है। फिर रुद्राक्षी ने अपने दांत के साथ खाना खाने के बाद आकर अपने हाथों में सिर को रखते हुए बिस्तर पर लेट गई। यह उसकी आंखों के शक्तियों का उपयोग करने का एक दुष्प्रभाव है। वास्तव में रुद्राक्षी को यह नहीं पता था कि उसके जाने के 10 मिनट से भी कम समय के अंदर सूट पहने कुछ लोगों की एक समूह के साथ एक युवक भागते हुए शिवम के पास आया। शिवम, जागो, शिवम, जल्दी करो, अब जाग भी जाओ, उस युवक ने धीरे से शिवम के गाल पर थपथपाया। उस युवक के ऐसे करने से शिवम ने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन उसने तुरंत अपना हाथ उठाकर अपने सामने बैठे युवक पर हमला कर दिया। युवक ने भी जल्दी से शिवम के हमले को चकमा देते हुए पीछे की ओर लड़खड़ाया कर चिल्लाया, शिवम, तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? यह मैं हूं। रणबीर, तुम यहाँ हो। शिवम ने युवक रणबीर को देखा और उसकी कनपटी को दबा दिया। इस समय रणबीर ने एक जिद्दी मुस्कान दिखाते हुए हंसकर शिवम के चोटों को देखकर कहा, मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने बेहोशी में भी अपनी चोटों का इलाज कर सकते हो। टस्क टस्क, ये सच में बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। रणबीर के शब्दों को सुनकर शिवम एक पल के लिए अचंभित रह गया, फिर उसके शरीर पर अभी जो काली पट्टियां बंधी हुई थी उसे घुरते हुए नीचे की ओर देखा। यह वही काले कपड़े थे जो उसने पहले पहना हुआ था। यह महिला। शिवम ने अपने दांत पीसते हुए अपने मुंह से बस 2 शब्द निकाले। इस समय उसकी गहरी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी। औरत? कौन सी औरत? यहाँ तो कोई औरत नहीं है। रणबीर ने अपना सिर घुमाते हुए अपनी जिज्ञासा भरे आंखों से इधर उधर देखा और शिवम से संदेहपूर्वक पूछा। तभी शिवम भी बड़े पेड़ को पकड़ते हुए जमीन से उठकर खड़ा होते हुए अपने मुंह को छुआ और महिला के चुंबन के दृश्य को अपने मन में याद किया। बात बस इतनी सी थी कि दोनों के ही बीच की दूरी उस वक्त बहुत करीब थी। बाद में महिला ने उसके ऊपर सीधे वार कर दिया, जिससे उसने उस महिला को देखा भी नहीं जिसने उसे बचाया, लेकिन बाद में उसका फायदा उठाते हुए उसको मारकर भाग गई, जिस कारण से वह नहीं जान पाया कि वो कौन थी। इस समय रणबीर की आंखें सिर्फ शिवम के ही इर्द गिर्द बहुत बुरी तरह से फड़फड़ा रही थी। उसने उसे अपने मुंह को छूते हुए देखकर मजाक करते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी महिला ने तुम्हें अपने चोटों को संभालने में तुम्हारी मदद की हो? पर वह कौन हो सकती है? शिवम ने अचानक रणबीर को ठंडी निगाहों से देखकर गुस्से में कहा, चुप रहो तुम। ओह! उसकी गुस्से भरी आवाज को सुनकर रणबीर ने जल्दी से अपने एक हाथ से अपना मुंह ढक लिया, लेकिन खुशी और गपशप की भावना उसके चेहरे और आंखों में से नहीं छिप सकी। उसे ऐसे देखकर शिवम ने बस वहां से मुड़ते हुए चला गया, लेकिन जाते जाते उसने रणबीर को आदेश दिया, चूंकि तुमको तुम्हारे बूढ़े व्यक्ति ने एक आपराधिक पुलिसकर्मी के रूप में यहाँ राजस्थान में फेंक दिया है, तो तुम मुझे किसी की जांच करने में मदद करोगे। वह औरत? रणबीर ने उसका पीछा करते हुए मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? वो कैसी दिखती है? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस तुम उसके बारे में जितना भी जानते हो वो सब कुछ मुझे बताओ, मैं इसे तुम्हारे लिए जल्द ही ढूंढ लूंगा। इधर रुद्राक्षी के 3 से 4 घंटे आराम करने के बाद जब वह जागी तो ये रात के सिर्फ 3 ही बज रहे थे। इस समय उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी, इसलिए उसने अपने बिस्तर के पास टेबल पर रखे पानी के बोतल से थोड़ा सा पानी पीकर फिर से बिस्तर पर आकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे अब नींद ही नहीं आ रही थी। उसे तो बस इस समय शिवम के साथ हुए उसके किस और उसकी सलामती के बारे में ही बार बार ख्याल आ रहा था। ऐसे ही कुछ समय बाद थक हार कर उसने अपने अंतरिक्ष में जाकर अपने मार्शल आर्ट के प्रैक्टिस करने के बारे में सोचते हुए अंतरिक्ष में प्रवेश किया। मास्टर। इस समय अपने मास्टर को फिर से अपने पास आते हुए देखकर रुद्र बहुत ही खुश हो गया। रुद्राक्षी को भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अंतरिक्ष के अंदर की हवा बहुत ही ताज़ी है लेकिन बाहर की तरफ की हवा सभी प्रदूषित है। यह एहसास करते हुए उसने एक गहरी सी सांस ली। अपने मास्टर की भाव देखकर रुद्र ने कहा, वास्तव में बाहरी हवा की तुलना इस स्थान से नहीं की जा सकती। तो फिर मास्टर, आप क्या अभी सामान्य दिनचर्या के कार्य करना चाहते हैं? हाँ, लेकिन मैं आज में अपने दिनचर्या के कार्य की अवधि थोड़ा कम करना चाहती हूँ। ओह, जरूर, आप अपना समय ले सकते हैं।
ऐसे ही रुद्र के साथ बात करते करते रुद्राक्षी शिवालय के अंदर आ गई। हमेशा की ही तरह उसने जड़ी बूटियों और चिकित्सा के बारे में शिक्षा लिया और मार्शल आर्ट के सभी विषयों के प्रत्येक भाग में लगभग 2 घंटे की प्रशिक्षण लिया। इस समय अपने सभी कार्यों को खत्म करने के बाद जब वह शिवालय से बाहर आई तो उसने देखा कि रुद्र अपने छोटे छोटे हाथों में कुछ पकड़े हुए उसके ही तरफ भाग कर आ रहा था। मास्टर, देखो मुझे यहाँ पर क्या मिला है, रुद्र ने रुद्राक्षी के सामने आकर उसे दिखाते हुए कहा। लेकिन जब उसने उसके हाथ एक कुत्ते को देखा तो उसे उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। ये तो सिर्फ एक कुत्ता था। खैर, वास्तव में ये सिर्फ एक पिल्ला ही था जो रुद्र को उसके खेलते समय अभी अभी मिला है। मास्टर, क्या आप भूल गई हैं कि यह सिर्फ आपकी जगह है? क्या आपको सच में ये याद नहीं है? आप खुद ही सोचिए, जब ये जगह आपकी है तो आपके बिना उसे यहाँ लाए वो यहाँ पर अंदर कैसे आ सकता है? रुद्र ने रुद्राक्षी को याद दिलाया कि वे दोनों अभी कहाँ पर थे। हाँ, वो सच में भूल गई थी कि वे अभी उसके स्थान पर थे। तभी उसे एहसास हुआ कि रुद्र को छोड़कर उसके स्थान के अंदर कोई और जीवित प्राणी नहीं होना चाहिए था। निस्संदेह जीवित प्राणी, इसमें वह शामिल नहीं है जो शिवालय ने उसे प्रशिक्षण देने के दौरान उसके सामने आदमियों को चित्रित किया था। फिर कुछ सोचते हुए रुद्राक्षी ने अपने घुटने टेक कर रुद्र के हाथों से उस पिल्ले को ले लिया। उसने देखा कि यह साइबेरियन हस्की नस्ल का एक पिल्ला था। तभी पिल्ले ने अपनी आंखें खोलते हुए सीधे रुद्राक्षी की ओर देखा। इस समय जब पिल्ले ने रुद्राक्षी को देखा तो पिल्ले की खूबसूरत नीली आंखें रुद्राक्षी को बहुत ही आकर्षित कर रही थी। इसलिए वो इस पिल्ले को अपने पास रखना चाहती थी। लेकिन उसकी ये नीली आंखें थिक रुद्राक्षी की आंखों के तरह ही थे, जिससे इस समय रुद्राक्षी अपने मन में थोड़ा आश्चर्य भी महसूस कर रही थी। मास्टर, तभी रुद्र ने रुद्राक्षी को बुलाया। जब उसने देखा कि रुद्राक्षी कुछ समय से उस पिल्ले को पकड़े हुए अचंभित होकर कहीं खोया हुआ लग रहा था। ये पिल्ला इस स्थान पर कैसे दिखाई दे सकता है? इस समय रुद्राक्षी ने अपने होश में आते हुए रुद्र से पूछा। ठीक है, यह मुझे नहीं पता। मुझे ये तब मिला जब मैं झील के चारों ओर घूम घूम कर खेल रहा था। झील? शायद वह झील बाहरी दुनिया से जुड़ी हुई हो। क्या ऐसा होना संभव है? मैं इसके बारे में नहीं जानता मास्टर। शायद यह संभव हो भी सकता है, मैं यह नहीं बता सकता। रुद्र, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इस पिल्ले को अपने साथ रखना चाहूंगी तो क्या मैं उसे रख सकती हूँ? ठीक है, यह आप पर निर्भर करता है मास्टर। यहाँ के सभी निर्णय आप खुद ले सकती हैं। आपको यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं इस पिल्ले को अपने साथ रखूंगा। इसका नाम होगा मुझे पता है, तुम्हारा नाम नीलांबर होगा। रुद्राक्षी ने पिल्ले को उठाकर चूमते हुए कहा। हाँ, रुद्राक्षी ने इस पिल्ले के नाम के बारे में सोचने में कुछ तो प्रयास किया था, इसलिए उसने इस बार उसके अनुरूप एक सुंदर नाम दिया। लेकिन पिल्ले को नीलांबर नाम देना भी एक कारण है, जो ये है कि इस पिल्ले की आंखें भी उसकी ही तरह गहरी नीले रंग की है। इस समय नीलांबर भी रुद्राक्षी को समझने लगी थी, इसलिए उसने अपनी छोटी सी जीभ से रुद्राक्षी के चेहरे को चाटने लगा। रुद्राक्षी भी एक पालतू जानवर पाकर बहुत खुश थी। उसने एक गाना गुनगुनाते हुए नीलांबर को अपने गले से लगा लिया। तभी उसे अपने हाथ पर कुछ तेज लेकिन अल्पकालिक दर्द महसूस हुआ। आउच! उसने अपने मुंह से थोड़ी सी सिक निकाली। मास्टर, आपको क्या हुआ? जब रुद्र ने रुद्राक्षी की सिक सुनी तो उसने तुरंत उसको देखते हुए पूछा। नीलांबर ने अभी मुझे काटा, उसने रुद्र को नीलांबर की तरफ दिखाते हुए कहा और अपने हाथ को उसके आगे कर दिया। फिर उसने और रुद्र ने उस जगह को देखा जहां पर नीलांबर ने अभी अभी काटा था। तभी उसके हाथ के पिछवाड़े पर एक निशान दिखाई दिया। उन दोनों ने उस निशान का अध्ययन किया, लेकिन रुद्राक्षी को उस निशान के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि नीलांबर द्वारा उसके हाथ के पिछले हिस्से पर काटे जाने के ठीक बाद ही उसके हाथ पर यह निशान क्यों दिखाई दिया? मास्टर, यह निशान एक रक्त अनुबंध है। ये पिल्ला आपके साथ रक्त अनुबंध बना रहा है। तभी रुद्राक्षी के सोच में बाधा डालते हुए रुद्र ने अपने मास्टर के हाथ पर बने उस निशान के बारे में समझाया। रक्त अनुबंध, इसका क्या मतलब होना है? रुद्राक्षी ने रुद्र के बातों को न समझ पाने के कारण उससे फिर पूछा। ठीक है, रक्त अनुबंध का मतलब है कि आपके और नीलांबर के बीच में एक मास्टर और जानवर के रूप में रिश्ता बनाया गया है। यदि आप उसे कहीं भी बुलाते हैं तो वह आपके बगल में दिखाई दे सकता है। लेकिन एक बात याद रखें मास्टर, किसी दिन अगर आप मर जाते हैं तो वह भी आपके साथ ही मर जाएगा। यह अनुबंध आपके और मेरे बीच के अनुबंध से बहुत अलग है। क्या हम दोनों का भी कोई अनुबंध है? रुद्र के पूरे व्याख्यान को सुनकर रुद्राक्षी ने आश्चर्य से रुद्र को देखते हुए पूछा। हाँ, हम दोनों के बीच भी एक है, लेकिन यह उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि आप मुझे केवल इसी स्थान पर कहीं भी बुला सकते हैं और यदि आप मर भी जाएंगे तो मैं नहीं मरूंगा, रुद्र ने उसे समझाया। ओह, मैं अब समझ गया, मतलब मैं इसे यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, है ना?
रुद्राक्षी इस समय इसकी पुष्टि कर रही है कि वह नीलांबर को अपने साथ बाहर ले जा सकती है या फिर नहीं। हाँ नीलांबर, रुको, मुझे तुम्हारा लिंग जांच करने दो। जब रुद्राक्षी ने इसकी जांच कर ली तो उसने कही, मेरे प्रिय, तुम तो एक पुरुष हो। नीलांबर, मेरा प्यारा कुत्ता। रुद्राक्षी ने एक बार फिर नीलांबर को गले लगाते हुए चूमा। रुद्र इस समय ये दृश्य देखकर बहुत ही ईर्ष्या महसूस कर रहा था। मास्टर, क्या अब आप मुझसे नफरत करते हैं? रुद्राक्षी जो अभी नीलांबर को प्यार कर रही थी, उसने रुद्र को इस तरह से बोलते हुए सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। फिर रुद्राक्षी ने रुद्र के सामने अपने घुटने टेक कर नीलांबर को जमीन पर लिटाते हुए रुद्र का सामना किया। रुद्र, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मास्टर, आपको पहले से ही कोई और मिल गया है? रुद्र, नीलांबर हमेशा नीलांबर है और रुद्र हमेशा रुद्र है। तुम दोनों एक जैसे नहीं हो। मैं तुमको और नीलांबर दोनों को ही बहुत पसंद करता हूँ। तुम दोनों ही तो इस समय मेरे परिवारों के सदस्यों में से एक हो। तभी रुद्राक्षी ने रुद्र के सिर पर हाथ फिराते हुए उसे समझाया। तो फिर क्या मास्टर मुझे भी आलिंगन और चुंबन कर सकते हैं जैसे कि आपने पहले नीलांबर को किया था? रुद्र ने भी एक पिल्ले की तरह देखते हुए रुद्राक्षी को अनुरोध किया। उसकी इस बच्चों जैसी हरकतें देखकर रुद्राक्षी ने बस हंस दिया। फिर उसने रुद्र को अपने गले से लगाकर अपने गोद में उठा लिया। उसके बाद उसने उसके दाएं और बाएं दोनों गालों पर से 2 चुंबन दिए। अब जब रुद्र को रुद्राक्षी से 2 किस मिल ही गई तो वह बहुत ही खुश होकर रुद्राक्षी की तरफ देखकर मुस्कुराया। अगले दिन सुबह रुद्राक्षी स्टडी करने के मन लेकर स्कूल की अपने कक्षा में आकर अपनी सीट पर बैठ गई, लेकिन आज वो बहुत ही सुस्त लग रही थी। सच कहे तो कल रात को उसे ठीक से नींद ही नहीं आई। वो तो पूरी रात बस शिवम के बारे में ही सोच रही थी। पता नहीं कि वो अभी क्या कर रहा होगा। लगता है चूंकि वो एक देश का सदस्य और साथ ही देश के सेना में भी है, फिर उसे तो समर्थन मिलना ही चाहिए, है ना? ठीक है, वे लोग उसे बचा लेंगे। यही सब सोचते हुए रुद्राक्षी कुछ देर अपने आप में बुदबुदा रही थी। लेकिन तरुण इस समय रुद्राक्षी के सुप सुप के देखते हुए अपनी सीट पर बैठा हुआ हिचकिचा रहा था कि वह रुद्राक्षी से बात करे या नहीं, ये याद करते हुए कि रुद्राक्षी ने उस दिन उसकी बांह के दर्द को कैसे कुछ ही समय में ठीक कर दिया था, जिससे वह रात में बिना दर्द के कारण जागे आराम से सो पाया। वो पिछले दिन भी रुद्राक्षी से बात करना चाहता था, लेकिन उसने रुद्राक्षी से पहले शायद ही कभी बात की हो, इसलिए उसे उसके साथ बात करने में बहुत शर्म आ रही थी, जिस वजह से वह आज तक लोगों के साथ ज्यादा घुलने मिलने में बहुत धीमा है। उसने पूरी रात इसके बारे में बहुत सोचा कि रुद्राक्षी ने आखिरकार उस दिन उसकी मदद की थी, लेकिन फिर भी उसे रुद्राक्षी को धन्यवाद देने में बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए इस बार साहस करते हुए तरुण अपने सिट से खड़ा होकर रुद्राक्षी के सामने चला गया, लेकिन वह बिना कुछ बोले अपना मुंह खोलकर वही मूर्ति की तरह चुपचाप खड़ा रहा। इस समय वह इतना नर्वस था कि उसे रुद्राक्षी से कैसे बात करने की शुरुआत करनी है वही समझ में नहीं आ रहा था। उसका तो मन हो रहा था कि वो वहां से अभी गायब हो जाए। तभी रुद्राक्षी ने भी महसूस किया कि इस समय उसके सामने एक परछाई गिर रही है, लेकिन उसमें कोई भी हलचल ही नहीं हो रही थी। इसलिए उसने धीरे से अपना सिर उठाकर देखा और देखा कि इस समय तरुण उसके सामने एक उलझन भरे चेहरे के साथ खड़ा था। ये देखकर रुद्राक्षी ने आराम से उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हो? उसके इस सवाल से तरुण अपने होश में आते हुए खांसने लगा और थोड़ा अजीब तरह से शर्माते हुए कहा, तुमने उस दिन मेरी बांह के चोट को ठीक करने में मेरी मदद की थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण के धन्यवाद को सुनकर पहले तो रुद्राक्षी थोड़ी देर के लिए अवाक रह गई थी, लेकिन फिर अभी अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, ओह, ये सब ठीक है, मुझे तो यही करना चाहिए। वैसे भी हम लोग सहपाठी है, इसलिए तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर भी मुझे तुम्हारे लिए आभारी होना चाहिए। मैंने तुमसे कभी भी इतनी शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। मुझे याद है कि तुमने उस समय केवल मेरी बांह को दबाया था, लेकिन ये बहुत ही आश्चर्यजनक और उपयोगी था, जिससे मेरी बांह उसी समय ठीक हो गया था। रुद्राक्षी की बातें सुनकर इस समय तरुण ने दृढ़ता और उत्सुकता से देखते हुए कहा। रुद्राक्षी ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दादाजी एक पुराने आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। उन्होंने ही मुझे घर वापस ले जाने के बाद चोटों के लिए कुछ उपचार विधि सिखाए। तुम चाहो तो खुद की मालिश भी कर सकते हो। यह मालिश सभी प्रकार के अभ्यास को परिपूर्ण बनाता है। ओ तो ये सब इस तरह निकला। उसके बातों से तरुण ने अचानक अपने ज्ञान के साथ सिर हिलाते हुए सुध से सिर्फ इतना ही कहा, मुझे कभी क्यों पता नहीं चला कि रुद्राक्षी के पास भी पहले इतनी अच्छी तकनीक हो सकती है। इस समय तरुण की उपस्थिति और चैटिंग के कारण रुद्राक्षी भी शिवम के बारे में भूल गई, जिसे उसने जंगल में किस किया था, और इसके बजाय तरुण को चिढ़ाया, नहीं तो तुमको क्या लगता है कि यह सब क्या है? तरुण ने अपना सिर अजीब तरह से पकड़ते हुए कहा, ओह ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं।
अगर मुझे भविष्य में बास्केटबॉल खेलते हुए फिर से चोट लगे तो क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ? क्या तुम अपने आप को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हो? रुद्राक्षी ने उसके मुंह से ये सब सुनकर कुछ बेबसी से उसे पूछा। ये बिल्कुल भी नहीं, ये तो बस इतना है कि बास्केटबॉल या कुछ और खेलों में हमेशा टक्कर होता रहता है, जिससे मुझे उस समय चोट भी लगती है। तब मैं तुमको मुझे मालिश करने के लिए कह सकता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे मना भी कर सकते हो। तरुण ने बड़ी चतुराई से रुद्राक्षी को मनाते हुए कहा। इस समय तरुण के चतुराई को देखकर वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और सिर को हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इस समय रुद्राक्षी की मुस्कान देखकर तरुण अचानक से अपने दिल में सुध को पागल जैसा महसूस करते हुए उसे केवल ये लगा कि वर्तमान में रुद्राक्षी पिछले वाले से बहुत अलग थी, लेकिन वो उसके इन विशेषणों के साथ अपने इस भावना का वर्णन नहीं कर सकता था। बच्चे, क्या तुमने उसे पर्याप्त देख लिया है? तो क्या तुम कह सकते हो कि तुम्हारा गणित का होमवर्क कहाँ पर है? इसे मेरे पास ले आओ। तभी करण अचानक तरुण के सामने आकर असंतुष्टि से उसके सिर की पिछले हिस्से में मारते हुए पूछा। यदि तुम मेरे सर में फिर से दस्तक देने की हिम्मत करते हो तो मैं आज के बाद गणित का होमवर्क तुम्हारे लिए कभी कॉपी नहीं करूंगा। करण के अपने सर पर मारने से गुस्सा होकर तरुण ने अपना सिर घुमाकर करण को घूरा, फिर अजीब तरह से करण के सिर को दबाते हुए रुद्राक्षी के सामने अपना सर झुकाकर कहा, फिर मैं अब सबसे पहले अपने सिर पर जा रहा हूं, और हाँ, मेरे दर्द को ठीक करने के लिए फिर से तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, तुम जाओ अपने सिर पर, ऐसे भी कुछ समय बाद शिक्षक कक्षा में आने ही वाले हैं। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाकर कहा। धिक्कार है, तुम बच्चे जल्दी करो और मुझे अभी जाने दो। तभी रुद्राक्षी के बात खत्म होते ही करण ने दहाड़ते हुए तरुण को कहा, और दोनों अपने सितों में जाकर बैठ गई। फिर कुछ समय तक तो ऐसे ही रुद्राक्षी का समय सुचारू रूप से शांति बिता। लेकिन कुछ ही समय शांति बिताने के बाद इस समय रुद्राक्षी को नहीं पता कि तरुण का मुंह कौवे का मुंह है या नहीं, क्योंकि उसने आज खुद को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि कोई और ही था जो वहां पर घायल हो गया और उसने दूसरों को इलाज के लिए रुद्राक्षी से मिलवाया। लंच ब्रेक के बाद रुद्राक्षी अपने एक लौती दोस्त नियति के साथ बातचीत कर रही थी कि तभी कक्षा में अचानक लड़कियों के चीखने की आवाजें आने लगी। उन आवाजों को सुनकर रुद्राक्षी ने भी उत्सुकता से मुड़ते हुए कक्षा के दरवाजे पर देखा और पाया कि इस समय तरुण एक सुंदर युवक के साथ चलते हुए कक्षा के अंदर आ रहा था। रुद्राक्षी, हे हे हे, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ, तुम उसके पैर को दिखाना। उसका पैर कल गलती से बास्केटबॉल खेलते समय घायल हो गया था। तभी तरुण ने उत्साह के साथ हंसते हुए रुद्राक्षी के पास आकर कहने लगा। तरुण के शब्दों को सुनकर रुद्राक्षी ने अनिच्छा से उन दोनों को देखते हुए अपने माथे की मालिश करने लगी और फिर अपने मन में ही सोचने लगी कि क्या इस आदमी को इतना सक्रिय होना चाहिए और उसे इतना उत्साहित होना चाहिए। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि दूसरों को चोट लगते देख वो इस समय बहुत ही खुश है। रुद्राक्षी, ये हमारे क्लास के दूसरे सेक्शन से जिवनर रोए है, वह यहाँ पर तुम्हें ढूंढने आया है। नियति, जो अभी रुद्राक्षी के बगल में खड़ी थी, उसने उत्तेजना में आकर रुद्राक्षी के एक बांह को दोनों हाथों से पकड़कर उत्साह से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। इस समय रुद्राक्षी ने नियति पर नजर डालते उसके दोनों हाथों को खुद की बांह से हटा दिया और सुंदर किशोर लड़के को देखकर उठ खड़ी होते हुए कहा, नमस्ते, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पैर के दर्द को ठीक करने में मदद करूंगी। रुद्राक्षी के लिए उसने पहले भी जीवन रोए को देखा है और उसने सुना है कि वह दूसरी पीढ़ी की अधिकारी भी है, जो अपने अच्छे लुक्स और अच्छे ग्रेड्स की वजह से स्कूल के सारे लड़कियों की आदर्श है। हालांकि अगर रुद्राक्षी ने शिवम के कुकर्मी को पिछले दिन फिर से नहीं देखा होता तो शायद वो अभी भी अपने सामने खड़े जीवन को देखकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित होती। लेकिन अब उसके दिमाग में सिर्फ शिवम के कुकर्मी सेरा ही था और उसे ये भी महसूस हुआ कि इस दुनिया में कोई भी पुरुष उसकी तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर कृपया तुम मेरी मदद करो, ये कहते हुए जीवन ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और रुद्राक्षी के सामने बाले कुर्सी पर बैठ गया। फिर जब जीवन ने रुद्राक्षी के सामने आकर बैठा तो रुद्राक्षी ने भी अपना सिर नीचे करते हुए अपनी दिव्य आंखें खोली, जिससे वह देख सकती थी कि उसके पैर कहाँ पर घायल हुए थे। निश्चित रूप से इस समय उसने जीवन के दाहिने पैर की पिंडली पर बहुत सारे रक्त के थक्के देखे। सौभाग्य से कोई भी फ्रैक्चर नहीं हुआ था। हालांकि अगर अभी उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है तो वह यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से खड़ा नहीं रह पाता। रुद्राक्षी ने अपनी आंखों के शक्ति की खोज करने के बाद से अक्सर अपने आंखों के साथ अभ्यास किया है और हर बार पाया है कि उसके आंखें उसे जो भी दिखाता है वो सभी 100% सटीक होता है। इस समय जीवन ने रुद्राक्षी को अपने सामने बिना कुछ किए ऐसे उकड़ू बैठते हुए देखा तो अपने मन में सोचने लगा, इसने तो अभी तक मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मेरे किस पैर में चोट लगी है,
इसके बजाय उसने बस मेरे दाहिने पैर की पैंट उतार दिया। इस समय रुद्राक्षी के इस कार्रवाई से जीवन एकदम से अचंभित हो गया और फिर उसने तरुण पर एक नजर डाली, ये सोचकर कि उसने और रुद्राक्षी ने कहा था कि उसने अपना दाहिना पैर घायल कर लिया है, इसलिए उसकी यह हरकत कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन जब रुद्राक्षी ने उसके दाहिने पैर पर लगे खरोंच के निशान को देखा तो उसने उसकी पैंट को ऊपर करते हुए थोड़ा नामे अपना सिर हिला दिया। कुछ समय उसके घाव को देखने के बाद रुद्राक्षी ने इस बार अपना सिर उठाकर जीवन को देखते हुए उसे ये याद दिलाते हुए बड़ी ही गंभीरता से उसे कहने लगी, जब मैं किसी के दर्द को ठीक करने के लिए मालिश के जरिए उपचार करती हूँ तो मुझे उसके चोटों की मालिश करने की जरूरत होती है। ये हमेशा थोड़ा सा दर्दनाक होता है, इसलिए तुम्हें अपने दर्द को थोड़े समय के लिए सहन करना होगा। इस समय जीवन ने बहुत ही शांत और उदासीन स्वर में कहा, ठीक है, मैं इसे सहन कर लूंगा, तो बस मेरे दर्द को ठीक करने में मेरी मदद करो। इस समय जीवन की हाँ सुनकर रुद्राक्षी ने भी अपना सिर नीचे करते हुए जीवन के चोटों की आसपास के जगहों पर अपना अंगूठा और हथेली से रगड़ते हुए मालिश करने लगी। हिस तभी जीवन ने एक जोल का सांस लेते हुए एक साथ कसकर अपने भौहें चढ़ाईं और अवचेतन रूप से अपने दाहिने पैर को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाया, लेकिन उसी समय रुद्राक्षी ने भी उसके टखने को जोर से पकड़ते हुए उसकी पैर ऊपर उठाने की गति को रोक दिया। इस समय जीवन के हालत को देखते हुए तरुण ने मुस्कुराकर जल्दी से जीवन को दिलासा देने के लिए कहा, जीवन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये तुरंत ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि रुद्राक्षी की तकनीक बिल्कुल ही शीर्ष पर है। उसने तो मेरे चोट को भी ठीक कर दिया था। पहले तो कुछ दर्द होगा, लेकिन उसके बाद ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। भले ही इस समय जीवन रुद्राक्षी का विरोध करना चाहता हो, लेकिन उसका यह विरोध करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। तभी उसने पाया कि वह अपने पैर को पकड़े हुए रुद्राक्षी के हाथ से भी छुटकारा नहीं पा सकता था, चाहे वो कितना भी पैर उठा ले। उसके विरोध के विपरीत रुद्राक्षी के हाथ की शक्ति इस समय बहुत अधिक है। उसी समय उस कक्षा में एक तेज चीख गूंज उठी, रुद्राक्षी, तुम ये सब क्या कर रही हो? तभी रुद्राक्षी और जीवन दोनों ने ही एक साथ उस ध्वनि की दिशा में देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उन्होंने तारा को उन्हें गुस्से से घूरते हुए पाया। रुद्राक्षी ने उसे बेहोशी से कुछ समय देखने के बाद फिर से जीवन के पैरों की मालिश करने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। यहाँ तक कि जीवन ने भी तारा को अपने आंखों में बिल्कुल भी नहीं लगाया। उसकी आंखें तो इस समय रुद्राक्षी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थीं, क्योंकि वह रुद्राक्षी के इस उपचार से बहुत ही हैरान था। तारा ने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि पहले उसके इतनी जोर से चिल्लाने के बाद भी उसके सामने रुद्राक्षी ने जीवन के बछड़े को छूने की हिम्मत दिखाए। ये तब भी है जब तारा ने कक्षा में प्रवेश करते वक्त उसे नहीं पता था कि वहां पर क्या चल रहा है, लेकिन उसके विपरीत वहां बैठे दूसरे लोग जानते थे कि वहां पर क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने उसे बस उत्सुकता से देखा और उसे बीच में नहीं रोका। तभी तारा ने फिर से कहा, रुद्राक्षी, क्या तुम जानती भी हो कि तुम ये क्या कर रही हो? तुम जनता के बीच इस तरह का काम करने के लिए इतने बेईमान कैसे हो सकती हो? जल्दी करो, उसे अब जाने दो। तारा ने गुस्से में रुद्राक्षी को अपना आदेश सुनाया। जब उस समय तारा क्लास के अंदर आई तो वह ये देखकर हैरान थी कि जीवन उनके सेक्शन में आया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह वहां पर क्यों आया है। इसलिए जब वह अपने बगल के एक सहपाठी से इसके बारे में पूछना चाहती थी कि तभी उसने देखा कि रुद्राक्षी जीवन के पास ही बैठी हुई थी, जिसे देखकर उसके दिल में गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने बिना कुछ जाने ही उनसे सवाल करने के लिए दौड़ पड़ी। जीवन न केवल पूरे दूसरे मध्य विद्यालय का जमीनी स्तर है, बल्कि सभी लड़कियों का ड्रीम बॉय भी है। यहाँ तक कि तारा भी कोई अपवाद नहीं है और उसका तो जीवन पर एक गुप्त रूप से क्रश भी है। तारा, चुप रहो। इस समय तारा ने जो भी कहा उसे सुनकर तो तरुण भी नाराज हो गए। उसी ने ही तो जीवन को उनके पैर के चोट की इलाज के लिए रुद्राक्षी के पास लाया था, लेकिन उन्हें दूसरों द्वारा गलत समझा जाने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, जिससे उन्होंने रुद्राक्षी की प्रतिष्ठा को बदनाम किया। अगर यह खबर दूसरे स्टूडेंट्स के बीच फैलती है तो वो वाकई शर्मसार हो जाएंगे। रहने भी दो। इस समय रुद्राक्षी ने बेबसी से आहें भरते हुए अपने दोनों हाथों को उसके पैर से हटाकर अपने हाथों को साफ करते हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई। फिर जीवन के तरफ देखकर कहने लगी, ऐसा लगता है कि मेरा हाथ थोड़ा गलत है, इसलिए जीवन तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इलाज के लिए अस्पताल जाओ। यदि यह संभव है तो मैं तुम्हें आयुर्वेदिक आर्थोपेडिक डॉक्टर की सिफारिश करती हूँ। तुम उनके पास जाओ, उनका कौशल भी बहुत बेहतर होगा। इस समय जब रुद्राक्षी ने जीवन के पैर से अपना हाथ हटाया तो इस समय जीवन का अपने दाहिने पैर पर नियंत्रण था। शायद यह इसलिए है क्योंकि रुद्राक्षी ने पहले से ही उसके खरोंचों में हो रहे दर्दों को थोड़ा मिटा दिया, जिससे उसे अभी अपने पैर में काफी कम दर्द महसूस हो रहा था और साथ ही चोट का निशान भी बहुत कम हो गया था। इस समय ये सब देखकर जीवन की आंखें बहुत हैरान करने वाले भावों से भरी हुई थी।
उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रुद्राक्षी के चिकित्सा कौशल इतनी अच्छी होगी। उसे अब उस तरह के सहन ना कर पाने वाली दर्द महसूस नहीं हो रहा था। तभी रुद्राक्षी के सुझाव को सुनकर जीवन ने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखते हुए कहा, छात्र रुद्राक्षी, बुरा ना मानो तो यदि तुम कर सकते हो तो तुम्हें ही मेरी मालिश करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि अगर तुम मेरे पैर की उपचार करोगी तो ये जल्द ही ठीक हो जाएगी। अब जब उसके उपचार का ये प्रभाव यहाँ है तो उसे इलाज के लिए दूसरे लोगों के पास जाने के लिए वो क्या मूर्ख है। कौन गारंटी दे सकता है कि अन्य डॉक्टरों के पास वास्तव में इतने अच्छे कौशल है भी या नहीं। ऐसा लगता है कि मैं भूल गया, मैं अभी भी यहाँ अपनी कुछ प्रतिष्ठा बचाना चाहती हूँ। रुद्राक्षी ने अपनी आंखें नीची करते हुए जानबूझकर जीवन को तारा के अभी कहे गए बातें याद दिलाया। रुद्राक्षी के कहे गई इन बातों ने जीवन को एक पल के लिए तो अचंभे में डाल दिया, जैसे कि तारा के थोड़ी देर पहले कहे गई असहनीय शब्दों के बारे में अभी अभी उसे याद आया हो। उस समय वह एक पल के लिए रुद्राक्षी की क्षमताओं को देखकर दंग रह गया, जिसके कारण वो उसके नाम को सुधारने में उसकी मदद करना ही भूल गया था। फिर जीवन ने अपने बचकाने और सुंदर चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए वहां से उठ खड़ा हुआ और तारा को घूरते हुए कहा, ये सहपाठी, कृपया तुम क्या कहते हो और किसको कहते हो उस पर ज्यादा ध्यान दे। लेकिन इस समय जीवन अपने गुच्छे में भी अभी बहुत सुंदर लग रहा था। तारा ने एक कदम पीछे लेते हुए जीवन को अविश्वास में उस पर गुस्सा करते हुए देखा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जीवन, जिससे वो इतना प्यार करती थी, वही उस रुद्राक्षी की मदद करेगी जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। तारा इस तथ्य को कैसे स्वीकार कर सकती है। इस समय रुद्राक्षी ने अपना सिर नीचे किया और उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई देने लगी। कभी कभी किसी को सबक सिखाने के लिए उसे खुद कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यह सही है तारा, तुम यहाँ हमारे पास आकर गड़बड़ मत करो। इस समय तरुण ने भी खड़े होकर असंतुष्टि से तारा को कोसते हुए आगे कहा, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे विचारों के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम्हें सिर्फ जीवन पर क्रश है, इसलिए तुमने जब रुद्राक्षी को जीवन के बछड़े को छूता हुआ देखा तो तुम्हें उससे जलन होने लगी। उस समय तारा के भाषा व्यापक और गहन थे, जिसे उन्हें गलत समझना आसान था, पर अब तरुण के स्पष्टीकरण के बाद से सब कुछ अलग हो गया है। लेकिन तरुण के अंतिम शब्दों को सुनकर रुद्राक्षी ने अपने मुंह के कोनों को आश्चर्य से हिलाया। उसे इस समय ऐसा क्यों लगा कि जैसे चीजें और भी अधिक अंधकार में होती जा रही है। उसने तो बस अच्छी तरह से आयुर्वेदिक मसाज और मालिश की थी, तो उसने इस बच्चे के मुंह को कैसे छू लिया। तभी एक स्टूडेंट ने कहा, अर्थात रुद्राक्षी जीवन को स्पर्श नहीं कर रही थी, बल्कि वह तो उसकी पैर में लगी सोत का मालिश करने में मदद कर रही थी, और ऐसे थी जीवन रुद्राक्षी को ऐसा मौका नहीं देगा। इसी समय और कुछ स्टूडेंट्स ने भी उस स्टूडेंट की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हमने भी इसे देखा है। ये स्पष्ट है कि रुद्राक्षी तो बस मालिश से चोट की उपचार कर रही थी, उसने उसे छूने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। इस समय महिलाओं के एक समूह ने एक कोने में खड़े होकर उनके मुंह से रुद्राक्षी का बचाव भी किया। हालांकि रुद्राक्षी ने उन सभी बातों को अपने कानों में जब सुना तब वो सभी बदल गए थे। वे सब उसके लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए स्पष्टीकरण दे रहे थे बस। स्वाभाविक रूप से जो भी हो ये सब इस समय एक उलटफेर है। ऐसे भी रुद्राक्षी के पास जीवन के शरीर पर किसी भी स्थान को छूने की योग्यता नहीं है। वे सभी निश्चित रूप से अंगूर नहीं खा सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, लेकिन उन्हें इस समय जीवन की प्रतिष्ठा को सुधारना होगा, जिस कारण वे सिर्फ अभी रुद्राक्षी के नाम को सुधारेंगे। इस समय तारा ने अपना सिर घुमाते हुए अपने चारों ओर देखा। उसने देखा कि वहां पर जितने भी लड़के और लड़कियां हैं वे सभी उसे व्यंग्य और हिकारत के दृष्टि से देख रहे थे। उसे केवल अभी यह महसूस हुआ कि उसका चेहरा गर्म और दर्दनाक था, जैसे उसे 2 बार थप्पड़ मारा गया हो। सहपाठियों, कृपया तुम रुद्राक्षी से माफी मांगो। तभी जीवन ने भी बिना दया के तारा को आदेश दिया। इस समय जीवन के आदेश सुनकर तारा का चेहरा फिर से लाल हो गया, लेकिन उसके होंठ थोड़े पीले पड़ गए। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जीवन ने उससे कहा कि इतने सारे लोगों के सामने रुद्राक्षी से माफी मांगो। ये कैसे हो सकता? वो कभी भी रुद्राक्षी से माफी नहीं मांगेगी। जीवन के पीछे खड़े होकर रुद्राक्षी ने इस समय धीरे से अपना सिर उठाकर तारा के साहसी और घृणास्पद चेहरे पर मुस्कुराई। इस समय रुद्राक्षी के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान देखकर तारा को लगा कि उसकी छाती और भी अधिक घुट गई है, साथ ही गुस्से की आग उसकी छाती से बाहर निकलने वाली है। यदि वह माफी नहीं मांगती है तो भी मुझे लगता है कि यह ठीक है। आखिरकार मुझे लगता है कि तारा ने हमें कुछ गलत समझ लिए थे। इस समय रुद्राक्षी ने भी अपनी हल्की आवाज में सबको कहा, नहीं, उसने तुम्हारा इतना अपमान किया है, उसे तुमसे जरूर माफी मांगनी होगी। तभी जीवन ने भी अपनी जिद्दी स्वभाव के साथ कहा,
ये जानते हुए कि उसके वजह से ही रुद्राक्षी के साथ इतना गलत व्यवहार हुआ है जिससे उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए इस समय उसने उसके लिए न्याय मांगने की कसम खाई है। ठीक है जीवन, ये कुछ भी नहीं है, वैसे भी इसका मुझ पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसे भी तारा ने जानबूझकर ये सब नहीं किया। रुद्राक्षी ने अपना सिर घुमाते हुए तारा की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहा। इस समय रुद्राक्षी की एक्टिंग देखकर तारा ने अपने दोनों आंखों से आग उगलते हुए रुद्राक्षी पर गुस्से से चिल्लाया, रुद्राक्षी, तुम्हें मेरे लिए दयालु होने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरे लिए बसाव करने का दिखावा मत करो। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता, तुमने ही शायद कोई अनुचित प्रयोग किया है जीवन को लुभाने के मतलब से। बहुत हो गया। इस समय जीवन ने गुस्से में अपने बगल की मेज को जोर से थपथपाया और अपना सिर घुमाकर तारा की तरफ घूरते हुए कहा, बस चुप रहो तुम, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मेरे करीब आने के लिए उन गंदे विचारों को रुद्राक्षी के सिर पर मत डालो। जीवन के अभी कहे गई इन शब्दों में उसने ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई और सीधे तौर पर शाप दिया कि तारा उस तरह की महिला है जो उसे बहकाने के लिए अनुचित साधनों का इस्तेमाल करती है। जीवन की इन कठोर बातों को सुनकर रुद्राक्षी को आश्चर्य हुआ कि ये किशोर जितना अधिक विनम्र है उतना ही अधिक क्रोधित भी है, इससे लोग उससे भयभीत महसूस करेंगे। पर अभी कुछ समय पहले उसने जीवन की एक विनम्र मुद्रा को भी देखा था, जिससे पता चलता है कि वह निश्चित रूप से एक अच्छी पारिवारिक शिक्षा वाला किशोर है। लेकिन इस समय सब कुछ देख और सुन रही रुद्राक्षी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, लेकिन उसकी उन प्यारी आंखों में किसी के भी नजरों में आए एक रुचि की चमक चमक रही थी। इस समय स्कूल की वो लड़का जिसे वो गुप्त रूप से प्यार करती थी, उसने ही इतनी बड़ी जनता के सामने उसे कोसता हुआ देखकर तारा को केवल यह महसूस हुआ कि उसके सामने की दुनिया एकदम काली हो गई थी और उसके शरीर की शक्ति खत्म होती दिख रही थी। नहीं नहीं, मैं नहीं। तारा ने तेजी से अपना सिर हिलाया। वो निश्चित रूप से जीवन को उसे इतना गलत समझने नहीं दे सकती थी। उसने अपना सिर घुमाकर रुद्राक्षी को गुस्से से घूरते हुए अपनी पतली उंगलियां उस पर दिखाते हुए बोली, रुद्राक्षी, निश्चित रूप से ये सब तुम्हारा ही क्या धरा है, क्या मैं सही हूँ? तुमने अपनी इस शक्ल से ही जीवन को बहकाया होगा और जानबूझकर उसके सामने मेरे बारे में बुरी बातें बोली होगी। तारा, तुम अपना मुंह साफ रखो। तरुण ने अचानक से इस समय गुस्से में अपनी मुठियां भींचते हुए हवा में लहराकर तारा को धमकी दी। अरे तरुण, उतावले मत बनो। रुद्राक्षी ने इस समय सांत्वना देते हुए तरुण के कंधे पर थपथपाया। तरुण ने अभी भी तारा को घूरकर देखने लगा। वो उसे एक जोरदार मुक्का मारना चाहता था, लेकिन ठीक है, ये सब कुछ भी नहीं है। तुम अब भी एक छात्र हो, कोई गैंगस्टर नहीं, और तुम अभी भी एक लड़की के ऊपर अपने हाथों का उपयोग नहीं कर सकते हो। तभी रुद्राक्षी ने उदासीनता से अपनी सीट पर बैठकर अपने एक हाथ से अपनी ठुड्डी को सहारा देते हुए तारा को हर जगह बलि का बकरा ढूंढने की घबराहट को देख रहा था, और तारा के तरफ देखकर शांति से कहा, सहपाठी तारा, कृपया तुम भी अब शांत हो जाओ। यह एक स्कूल है और हम सभी अभी भी यहाँ के छात्र हैं, इसलिए कृपया समाज में तुम्हारे सामने आए हुए अंधकार को स्कूल में मत लाओ। हाँ, ऐसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम अंगूर खा सकते हो और कह सकते हो कि अंगूर खट्टे हैं। भले ही तुम किसी भी तरह से जीवन से संपर्क करो, वो तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा। उसी समय तरुण ने भी तारा की ओर मजाकिया भाव से देखते हुए कहा। तू उनके बातें सुनकर इस समय तारा तरुण और रुद्राक्षी को संदर्भित करते हुए कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। इस समय उसकी छाती लगातार ऊपर नीचे गिर रही है और दोनों आंखें गुस्से से ऊपर की ओर मुड़ी हुई है। ये सहपाठी, अगर कुछ भी गलत नहीं है तो कृपया तुरंत रुद्राक्षी से माफी मांगो और माफी मांगने के बाद तुरंत यहाँ से चले जाओ। उसी समय जीवन ने भी कक्षा के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए अपने ठंडे स्वर में तारा को फिर से आदेश दिया। तुम, जीवन, यहाँ तक कि तुमने भी मुझसे ऐसा कहा। तभी तारा ने भी अपने पैर पटके हुए जीवन को गुस्से से देखते हुए कहा। जीवन ने अपने भौहें चढ़ाते हुए कहा, सहपाठी, मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम कौन हो। तुम्हारा पहला और अंतिम नाम तो दूर की बात है। कृपया दूसरों को गलत समझाने के लिए मेरे साथ कोई संबंध रखने की नाटक न करो, और कृपया अभी रुद्राक्षी की अपमान करने के लिए उससे माफी मांगो। तुम। इस समय तारा की नजर रुद्राक्षी और जीवन के आगे पीछे घूर रही थी, लेकिन इससे वो और भी अधिक उदास होकर अपने पैर पटकते हुए फूट फूट कर रोने लगी और वहां से मुड़कर भाग गई। इस समय तारा को वहां से ऐसे भागते हुए देखकर तरुण स्तब्ध रह गया और असंतुष्ट होकर बोला, बस ऐसे ही यहां से भाग जाओ। उसने अभी तक रुद्राक्षी से माफी नहीं मांगी है। तभी रुद्राक्षी की आंखों में भी एक मजाकिया दृष्टि चमक उठी। ये सब देखने में बहुत ही दिलचस्प है। ठीक है, कृपया तुम अब क्षमाशील बनो, और यदि तुम्हारे पास अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। मुझे अब अध्ययन करना है।
रुद्राक्षी ने अब किसी पर भी ध्यान न देते हुए पलटकर डेस्क से गणित की होमवर्क की किताब निकालते हुए कहा। ओहो। इसी समय तरुण ने भी अपने होश में वापस आते हुए तेजी से सिर हिलाया। ठीक है रुद्राक्षी, तो हम तुम्हें अब पढ़ाई करने के लिए परेशान नहीं करेंगे। आखिरकार तुम कुछ दिन स्कूल नहीं आए हो। यदि भविष्य में तुमको कोई प्रश्न में कठिनाई हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, या फिर तुम जीवन से भी पूछ सकते हो। हमारे स्कूल में उनके ग्रेड बहुत ही अच्छे हैं। धन्यवाद, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, और अगर मेरे पास सच में कोई प्रश्न है तो मैं सीधे शिक्षक से पूछूंगी। रुद्राक्षी ने अपना सिर झुकाकर अपना हाथ लहराया, जिसे पहले से ही उनके लिए वहां से जाने का आदेश माना जा सकता था। फिर जीवन ने भी जाने से पहले रुद्राक्षी से कृतज्ञतापूर्वक कहा, रुद्राक्षी, इस बार के लिए धन्यवाद। हालांकि यह पूरी तरह से अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि यह पहले से ही बहुत ठीक हो चुका है। ठीक है, धन्यवाद। भविष्य में मुझे और परेशान मत करना। इस बार रुद्राक्षी ने धीरे से सिर हिलाते हुए जवाब दिया, और कार्यपुस्तिका के शीर्षक को देखते हुए फिर से ऊपर नहीं देखा। इस समय रुद्राक्षी के व्यवहार से जीवन को केवल अपने चेहरे पर थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई, क्योंकि उसे पहले कभी किसी लड़की ने इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया था। लेकिन फिर भी उसने विनम्रता से कहा, ठीक है, तो फिर मैं अब पहले यहाँ से चला जाऊंगा, और मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।